ऑल राइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगैन अ वेरी वार्म वेलकम। क्या हाल चाल, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप लोगों की तबीयत कैसी है? आई एम रियली गुड। आज वेंसडे है सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड शो। अच्छा शो होगा। जैसे कल आपको शो में मज़ा आता है ऐसे आज भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज हमारे शो में बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं आपको ये बताऊं कि हमने एक दुकान सजा ली है, और एक दुकान भी कौन सी सजाई है? एक दुकान हमने वो सजाई है जहां पर आपको हर किस्म की चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन आज मैं ये जानना चाहूँगा फर्स्ट हैंड, और उन तमाम मर्दों के लिए जो कम कम शॉपिंग करते हैं, कम कम दुकानों पर जाते हैं, बच्चे से ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं और ख़वातीन इससे ज़्यादा वाकिफ़ होती हैं क्योंकि वो जाती हैं। और मैं आपको बताऊँगा, और एक ऐसी ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो आजकल पाकिस्तान में ब्लैक हो रही है। तो आज हमने हमारे किराना स्टोर के, परचून स्टोर के एक जो मॉम एंड पॉप स्टोर होता है उसके मालिक हैं आसिफ, उनको हमने बुलाया। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या हाल है? तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सामने पाकिस्तान को ऐसे हाथ हिला दें। कैसे पाकिस्तान? ठीक है? कैसे हैं पाकिस्तान? ठीक है? That's it. और तुम ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शादी हुई भी आपकी? जी माशाल्लाह। कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड। डबल। कब? दो शादी हुई नहीं? जी आपकी दो शादी? सॉरी ये कोड ही रखना। अच्छा वन। अच्छा वन, ओके ऑल राइट। देन खड़े हो जाओ। तुम क्या करो, मरवाओगे मुझे तुम। पता नहीं कहाँ से मैं ये चीज़ें कर लेता हूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ आता। अचानक से ना मेरा दिल कहता है कि ये ऐसा होना है तो वो ऐसा हो जाता है। एनीवे, तो हमने ये जो आपने जो दुकान सजाई है ये बड़ी कमाल जगह है ना, मतलब इस पे सभी लोग आते होंगे, अक्सर लोग आते होंगे यहाँ पे सारे रौनक मेले लगते हैं। अच्छा जी, बचपन में माचिस होती थी जी, उसके पीछे लतीफ़ा लिखा होता था, यहाँ पर अकवाले ज़नी लिखे हुए हैं। आज भी लिखे हुए हैं। अच्छा, लतीफ़े भी लिखे हुए हैं? जी। लतीफ़े, मैं इसको खोल सकता हूँ? जी इस पैकेट को खोलिएगा ज़रा। ये कितने का आता है पैकेट? ये 50 रुपीज़ का है। 50 रुपए का? 50 रुपए का। 50 रुपए में ये सारी हैं? सारी। ओके, नॉट बैड, दिस इज़ रियली नाइस। आप अपने आप को इज्जत दोगे तो दूसरे आपका एहतराम करेंगे, ये पहली बात लिखी है इस पे। दूसरी बात लिखी है इस पे, अच्छा ये सब एक ही है, एक ही चीज़ लिखी है, बट दिस इज़ रियली गुड। 50 रुपए में ये आपको मिल जाता है। मुश्किल दिन आपको मजबूत बनाते हैं, दिस इज़ वेरी नाइस। मुश्किल दिन आपको मजबूत बनाते हैं, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पीछे क्या लिखा है इसके भी पीछे कुछ ना कुछ लिखा होगा। अक्लमंदी ये है कि दुनिया को बदलने के बजाय खुद को बदला जाए। अक्लमंदी ये है कि दुनिया, इधर तो दिखा दो कौन ले रहा है मुझे, यहाँ से ना लो, अकवाले ज़री ये हैं इधर रखे हुए हैं। चल मैं दिखा देता हूँ ऐसे, अब ले ले। There you go, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, हम थोड़ा सा चावलों की बात कर लें। जी। चावल कितने रुपए किलो हैं? चावल आजकल जो सबसे अच्छा चावल है ना मार्केट में 400 रुपये किलो है। 400 रुपये किलो है। अच्छा, आपके पास ये टोटा चावल है? जी। ये मैं दिखा सकता हूँ, ये टोटा चावल है जी, ये देख लें, ये टोटा चावल है मेरे हाथ के अंदर, ये टोटा चावल है। ये टोटा चावल कितने का है? ये 220 रुपये किलो है। 220? ये नॉर्मल क्वालिटी के हैं। और ये स्टीम चावल है? ये स्टीम चावल है। ये देखिए जी, ये स्टीम चावल है, साबुत चावल। ये जो कितने का है? कमर्शियल यूज होते हैं 400 रुपये किलो। ये 400 रुपये किलो है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप लोगों की प्राइसेस में फ़र्क क्यों होता है? अगर हम किसी और जगह जाते हैं, यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ महंगी सस्ती प्राइसेस होती हैं, आपके यहाँ महंगी होती हैं, वजह क्या है? वजह क्वालिटी में आ जाती है, जितनी अच्छी क्वालिटी उतने अच्छे रेट। हाँ, जहाँ पे रेट आपको कम मिलेंगे वहाँ पे क्वालिटी नॉर्मल होगी। हाँ। उसके अलावा होलसेल पे थोड़ा डिफरेंस होता है, रिटेल में और होलसेल में थोड़ा सा उसकी वजह से एक्सपेंसिव हो जाता है वो। अच्छा, मतलब ये एक्सपेंसिव हो जाता है। हमारे यहाँ चीनी कभी कभी मिलती है और अक्सर नहीं मिलती, तो चीनी जो है वो कितने रुपए किलो है? चीनी आजकल 140 रुपये किलो चल रही है। 140 रुपये की चीनी है 1 किलो। ये तबरुक के तौर पे अभी इस्तेमाल होती है। जी। बाकी तो कुछ नहीं। तो जब ये शॉर्टेज हो जाती है तो शॉर्टेज आपको पता है करता कौन है चीनी की? जी बिल्कुल। कौन करता है? शॉर्टेज जो हमारे ताजर है ना बड़े लेवल के, वो खुद ही कर लेते हैं। चीनी रोक लेते हैं, अपने पास स्टॉक कर लेते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में जो माफिया है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके। वो चाहे तो एक बंदा ही पूरे मुल्क की चीनी अपने पास स्टॉक कर सकता है। सीरियसली? अच्छा, चावलों के साथ भी यही हाल है? तकरीबन टोटल प्रोडक्ट के साथ यही हाल है। तमाम जितनी प्रोडक्ट्स हैं सबके साथ यही हाल है। इनके जो ताजर है ना ये माफिया बने हुए हैं। मैं दालों की तरफ आता हूँ, मुझे ये बताओ, ये जो दालें हैं जैसे कि ये मसर की दाल है? जी, ये साबुत मसर है। साबुत मसर है। ये कितने रुपए किलो है? ये 320 रुपये किलो है। 320 रुपये किलो है? जी। ऑलराइट। और ये कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है? हाँ, ये साल में एक आधा मंथ बस, ज़्यादा नहीं। लेकिन असल मसला आता है चावल का, चीनी का, आटा पूछना चाहता हूँ मैं जी। ये 10 किलो का एक बैग है आटे का, ये 10 kg का बैग है जी। ये कितने का है? ये 1400 रुपये का है। माशाल्लाह। और अक्सर तो ये नहीं होता जी, ये शार्ट हो जाता है। ये भी
जब मिल को हुकूमत देती ना स्टॉक, हाँ, कि एक लिमिट में आपको स्टॉक मिलना है, तब ये मसले चलते हैं। उसके अलावा जब ओपन हो जाती है मार्केट, हाँ, तब भी ये मसले चलते हैं। कभी कंट्रोल में आ जाता है, कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, बाकी ये सारे ब्रांड्स आपके पास लगे हुए हैं। जी जी, ठीक है। इसके अंदर डुप्लीकेशन बड़ी आती है, मतलब सेकंड क्वालिटी बहुत जी, आती जी, है, जी, थर्ड क्वालिटी बहुत आती है, तो ये आपकी दुकान पे भी आ जाती है? नहीं, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हमने अपना एक मियार रखा हुआ है। ओके। तो इसका जो असल रीज़न है ना, जो अच्छी शॉप होगी ना, हाँ, वहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। जो नॉर्मल शॉप होगी वहाँ पे आपको नॉर्मल क्वालिटी मिलेगी। जितना अच्छा डिस्प्ले लगा होगा, हाँ, उसने उतना अच्छा माल भी रखा होगा, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की है डिस्प्ले पे इतनी ज़्यादा। ओके। अगर वो लोकल चीज़ें रखेगा तो नेक्स्ट कस्टमर उसके पास नहीं आएगा। हाँ। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं आपकी इत्तला के लिए कि घी जो है अब 100 ग्राम के साशे में भी मिलता है। जी ऐसा जी, ही है? बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। मतलब वो एक बड़ा फनी पैक बना हुआ है, अच्छा, लोकल एरिया में चलता है। ओके। और वो 100 ग्राम में भी हाँ मिलता जी, है? 100 ग्राम का। अच्छा, उसके बाद मैं साशेज में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है लोगों की सहूलत के लिए। ये साशे पैक है जिसके अंदर शैम्पू अब आपको मिल रहा है साशे के अंदर। बिल्कुल। क्या लोगों की खरीद नहीं रही है? बस महंगाई के इतने बुरे हालात हैं कि लोग जो है ना मजबूर हो गए हैं छोटे साशे यूज़ करने पे। वरना पहले तो हमारे पास बोतलों की सेल बहुत ज़्यादा होती थी। अब बोतलों की सेल नहीं अब है? बोतलों की सेल कम है, साशे की बहुत ज़्यादा सेल है। तो आपकी सेल ओवरऑल गिरी है? तकरीबन वैसे ही नॉर्मल ही चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। अच्छा, चाय की पत्ती जो है वो कितने की आ जाती है? चाय की पत्ती आजकल काफ़ी महंगी हुई है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कितने की आ जाती है? ये अब 190 ग्राम है, 190 ग्राम की 380 रुपए की है ये। और ये जाहिर है ये तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती होगी? जी जी, ये तकरीबन जो बड़ी फैमिली होती है उनके तो 2-3 दिन मुश्किल से निकलते हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंडा ले आए आप? हाँ, ले आइए, लाइए, दीजिए मुझे जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम जी साजिद है, लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी साजिद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये जो ग्राफी वाले साहब आए हैं, इनसे ये पूछें कि गवर्नमेंट के रेट कुछ और होते हैं, हाँ, और ये कुछ और रेट पे बेचते हैं। मार्केट कमेटी वाले जो हैं इनको नहीं पूछते, ये मार्केट कमेटी वालों को कुछ देते हैं। अवाम को जो चीजें जो है वो मार्केट रेट से महंगी मिलती है, और जो गवर्नमेंट ने रेट दिए होते हैं वो महंगी मिलती है। और अगर बेचते भी हैं तो गैर मेयादी बेचते हैं। असल ये वजह है कि गवर्नमेंट लिस्ट भेजती है हमें, हाँ, कि आपने इस रेट पे लेकिन आप सेल लिस्ट तो करना। फॉलो नहीं करते लिस्ट को फॉलो नहीं करते। बेसिकल वजह ये है, लिस्ट पे रेट लिखा होता है कि आपने ये चीज़ 200 रुपये किलो बेचनी है। ठीक है। हम मार्केट से परचेज करते हैं, कभी तो वो हमें 195 की मिलती है, और कभी 205 205 रुपये की हमें मिलती है, और 200 रुपये की गवर्नमेंट ने बोला कि आपने सेल नहीं करनी तो फिर है। गवर्नमेंट ने ये कैसे कह दिया कि आप 200 रुपये की बेचते हैं जब आपको वो 200 रुपये 205 की मिल रही है? तो बस ये आपको पहले भी बताया कि जो ताजर है ना हमारे, ये सारा का सारा माफिया है। ये माफिया बना तो हुआ कभी कभी कोई इसके खिलाफ एक्शन वैक्शन होता है? आप लोगों ने मिल के बोला बोले यार हम आवाम को अच्छा करना चाहते हैं, हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, तो कभी आप लोगों ने ऐसा किया कि इनके खिलाफ मिल के एहतजाज किया कि आज हम छोटे जो ताजिर हैं वो शॉप्स बंद कर रहे हैं और हम एक दिन के लिए नहीं खोलेंगे? ऐसा हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, तो आप भी चलते जाते हैं, सिस्टम जैसा चल रहा है वैसा आप चलते हैं? मजबूरी है, क्या करें? मजबूरी है, मजबूरी है। अच्छा जी, एक और मजबूरी है, कभी नहीं सोचा था जिंदगी के अंदर, ये देखिए ये चीज़ अब पाकिस्तान में नायाब हो गई है। बिल्कुल, इसे कहते हैं अंडा। ये पाकिस्तान से निकल के अब अफगानिस्तान जा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही ऐसे बात ही है? बिल्कुल ऐसे ही तो अब आप मुझे बताइए, अगर हमारे पास ये भी ना, या तो अच्छा पहले तो मैंने समझा मुर्गियों ने देने ही छोड़ दिए मतलब या मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारी मुर्गियों ने हड़ताल कर दी है और वो किसी पे चली गई हैं, मतलब हड़ताल पे चली गई कि नहीं जी महंगाई बहुत है, हम अंडे नहीं देंगे, लेकिन हमारी मुर्गियां अंडे दे रही हैं। अब अंडे का इतना मसला मार्केट में अब चल रहा है। हाँ, जैसे कि हमें जो है ना ये 32 का मिल रहा है, तो एक अंडा गवर्नमेंट कह रही है इसे 30 रुपए का बेचें आप। कैसे? यही तो मसला है। अब जो नहीं तो कभी आपने गवर्नमेंट के लोगों को बुला के नहीं पूछा तुम्हारा ये जो जीनियस है ये कहाँ से आता है? कभी नहीं पूछा कि तुम्हारे दिमाग में जो चीजें आती हैं कहाँ से आती हैं? एक चीज जो 32 रुपए की मुझे मिल रही है, जी जी, वो मैं 30 रुपए की कैसे बेच सकता हूँ? बेसिकल जब प्राइस कंट्रोल वाले आते हैं उनसे ये सवाल करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनते। उन्होंने अपना रसीद काटनी है, तस्वीर लेनी है शॉप की, आपका चलान हो गया, आप पे FRI हो गया है, ठीक है। सीरियसली? तो हमारे लिए ये बड़ा मसला बनता है। हालांकि ये जो है ना, अच्छा तो फिर मामला कभी रफा दफा भी होता है? समझ गए आप? जी बिल्कुल, वो कभी तो मौके पे हो जाता है, अच्छा, कुछ कभी ना जाके कुछ, हो जाता है? हाँ कभी जाके हो जाता है। थाने बुलवा लेते हैं, जी जी। वहाँ पे वो कहते हैं जी इतना जुर्माना है आप दे दें, आप जाएं घर,
हम बैठो ना, आपका बैठो यार, बैठो। मसला सॉल्व कर मतलब हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, आप चेक करें कितनी अच्छी बात है। मैंने इनसे पूछा कि कभी मामला रफा दफा होता है, कल हाँ रफा दफा भी हो जाता है, कभी तो मौके पे हो जाता है, कभी हम थाने जाके कर लेते हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस। यार आसिफ, ये बताओ तुम्हें कैसा लगता है हमारे मुल्क में रहते हुए? मतलब आपको डर ही किसी बात का नहीं है? किसी बात का डर है नहीं ना? नहीं, हर चीज़ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, मतलब हो जाती है। आप चेक करो ना, मतलब आप दुकान खोल के बैठ जाओ, जो आए एक गल्ला साइड में रख लो, उसमें से उसे निकाल के देगा, भाई मुझे तंग मत करना, देख मुझे बेच। ऐसा ही है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल क्यों नहीं होता? मतलब कभी कभी इसमें से कंकर निकल आते हैं, कभी कभी कुछ और निकल आता है, मसालों के अंदर से, वो आपकी शॉप की गलती नहीं होती, लेकिन मसालों के अंदर से ईंटें निकलती हैं, मतलब वजह क्या है? बिल्कुल, मैं आपको जवाब देता हूँ इस बात का। ये जो क्वालिटी के हवाले से बात है ना, ये आ जाती है शॉपकीपर पे। हाँ, उसने जितनी अच्छी प्रोडक्ट खरीदनी है, उसमें मतलब एक बैग लगा लें आप, 10,000 रुपये का है मार्केट में, उसी में जो है ना लो क्वालिटी का जो मिलेगा वो 9,000 में मिल जाएगा। जो लोकल शॉपकीपर होते नहीं, हैं लेकिन वो लोकल परचेज एक ही ब्रांड के 2-3 बैग्स नजर आ जाते हैं। जी जी, तो इसका मतलब है दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब नकल हो रही है। हो रही है। ओके, अच्छा, अब हम अंडे की बात करते हैं और आटे की बात करते हैं। जी जी। सबसे पहले बताएं, आटे की जब आपने काम शुरू किया था, आटे की प्राइस क्या थी? जब हमने काम स्टार्ट किया था 250 रुपए का बैग था, 10 kg 10 kg का। जी जी। जनाब 250 रुपए का बैग था 10 kg का आटे का। अब आप ये अंदाजा कीजिए कि यही आटे का बैग जो 250 kg का था, जो 250 रुपए का था, ये 10 किलो का बैग जो है ये इस वक्त 1400 रुपए का हो गया है। यानी 140 रुपए किलो आटा हो गया है जी, राइट? जी जी, बिल्कुल। और ये अभी बढ़ता ही चला जाएगा। जी बिल्कुल। इससे भी ज्यादा पे बेचा है आपने कभी, अगर आटे की शॉर्टेज हुई है तो? होता है मसला, ब्लैक हो जाता है मार्केट में हमारी ये जो तो जब चीज़ें ब्लैक ना, होता है तो हो कितना बढ़ा देते हैं आप? मतलब कि 200-300 रुपए? हमने तो ये अपना एक माइंड रखा होता है, हमने एक चीज़ 1400 रुपये की खरीदी है तो हमारी कोशिश होती है 1410, 20, 30 में बेच दें, अपना जो हक है वो रख के ना सेल कर दें। अगर हमें यही चीज़ ब्लैक में 1700 की मिलेगी तभी हमारी यही कोशिश होगी 20-30 रुपये रख के अपना मार्जिन सेल कर दें। अब मसला ये है कि इनको भी महंगी मिलती है तो ये आगे उतना ही रख के अपना मार्जिन बेच देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अंडे का मसला इस वक्त है क्या? अंडे का मसला ये है कि खड़े हो जाओ। अंडा इस टाइम जो है ना अफगानिस्तान में जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अफगानिस्तान वाले जो है ना वो कहते हैं रेट आपकी मर्ज़ी का, माल हमें दें। ठीक है। तो जितने पोल्ट्री फार्म वाले हैं उनको पता है 100 पेटी देना तो उनको लाखों की तादाद में 4 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है एक 100 पेटी के पीछे। तो बजाय उन्होंने गाड़ी का रुख इधर करने को उधर कर देते हैं। मतलब पाकिस्तान में लोगों की परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, उनको पैसा चाहिए, उन्होंने अफगानिस्तान जितने बड़े लेवल के बिजनेसमैन हैं वो पाकिस्तान के इस टाइम दुश्मन बने हुए हैं। हाँ, ठीक है, तो जब तक वो मुखलिस नहीं होंगे मुल्क के साथ, ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, कभी आपको मतलब कानून नाफिज करने वाले इदारे तंग करते हैं? बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। जी जी। क्या कहते हैं? बस उन्होंने जो आपको पता है अपना खर्चा मर्चा जब बनाना हो तो फिर तंग तो करते हैं। तो वो ग्रोसरी जब करते हैं तो पैसे देते हैं? नहीं नहीं, वो देते हैं, वो पैसे देते उसकी रीज़न इसके सुनिए, जितने भी आते हैं हमारे पास वो पैसे दे के जाते हैं। लेकिन जब तंग कभी करना भी होता है, ऐसा नहीं हुआ कि, लेकिन जब तंग करना होता है तो तंग। अच्छा, दूसरी बात, उधार चलता है आपके यहाँ? जी बिल्कुल उधार चलता है। और लोग पैसा देते हैं? देते हैं कुछ लोग। 10% जो है ना लोग होते हैं मिशन पे, हाँ, कि इधर से ले लिया, कल उधर से ले लिया, परसों दूसरी तीसरी शॉप से ले लिया। एक नॉर्मल घर का खर्चा कितना होता है जो उधार पे चल रहा है 5 लोगों के साथ? 5 लोगों के साथ इस टाइम 5 लोगों का खर्चा जो है ना कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये ग्रोसरी का जा रहा है। सिर्फ ग्रोसरी का? ग्रोसरी का, जस्ट हमारी शॉप जिसमें सर्फ साबुन, दालें, इसमें बाकी चीज़ें शामिल नहीं? नो। अब आप देखिए 20,000 रुपये एक ऐसे घर का खर्च है जहाँ पर ये सिर्फ चावल, आटा, दाल, हल्का फुल्का घी, थोड़ी बहुत चीज़ें, ये इसका खर्चा है। अभी आपने बीमारी नहीं मिलाई है, मेडिसिन नहीं मिलाई है, अस्पताल नहीं मिलाई है, शादी नहीं मिलाई है, बच्चों की फीसेस नहीं मिलाए हैं, टेलीफोन के बिल्स नहीं मिलाए हैं, किराया नहीं मिलाया है, कुछ भी नहीं मिलाया। अभी आपने 20,000 रुपये सिर्फ ग्रोसरी पर खर्च किए हैं। एक आदमी को क्या लगता है कितने पैसे कमाने चाहिए अगर 5 लोगों की फैमिली है? मैं ब्रेक लेता हूँ, इसके बाद एक मेंबर को, अगर एक फैमिली को, 5 लोगों की, 5 लोगों की कम से कम इस टाइम जो है ना उसे 1.5 लाख रुपए, लाख से 1.5 लाख रुपए अगर उसकी आमदन होगी तो उसका सर्किट
एक नॉर्मल लेवल पे चलेगा, अच्छा, वरना नहीं चलेगा, वरना नहीं चलेगा। आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आपको जहमत दूंगा, आपने जो बातें की हैं बहुत अच्छी हैं और हमको ये बातें वाकई करनी चाहिए। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इतनी बहुत सारी दुखों की खबरों में एक खुशी की खबर है कि पाकिस्तान की बेसबॉल टीम इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में 38 नंबर पे आ गई है। आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे शख्स से जो उस टीम का मैनेजर है और हमने ये कारनामा कैसे अंजाम दिया है, दिखाते हैं आपको ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और पाकिस्तान की जो बेसबॉल टीम है उसने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। बेसबॉल दुनिया में वो स्पोर्ट है जो बहुत ज़्यादा ममालिक में खेला जाता है, ऑफ कोर्स साउथ अमेरिका से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर जापान तक, जापान से लेकर इवन अफ्रीका तक बेशुमार लोग ऐसे हैं, बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जहाँ बेसबॉल बहुत खेली जाती है और उसके अंदर वर्ल्ड रैंकिंग में तरक्की करना ये बहुत बड़ी बात है। तो पाकिस्तान इस वक्त 11 मतलब दर्जों की तरक्की करके 38 नंबर पे इस वक्त आ गया है। वो 38 नंबर पे पाकिस्तान इस वक्त खेल रहा है और मुझे ऐसे लगता है, समहाउ आई हैव दिस गट फीलिंग कि पाकिस्तान बहुत जल्द वर्ल्ड रैंकिंग पर आएगा और पाकिस्तान के बेशुमार लोग जिनके अंदर बैटर्स भी होंगे, पिचर्स भी होंगे, कैचर्स भी होंगे, मिडफील्डर्स भी होंगे, फील्डर्स भी होंगे, फर्स्ट बेसमैन भी होंगे, सेकंड बेसमैन भी होंगे, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो कुछ, अच्छा बेसबॉल बहुत स्पेशलाइज्ड होती है, 9 इनिंग्स होती हैं इसके अंदर और 3 खिलाड़ी एक मरतबा खेलते हैं। इसमें स्ट्राइक आउट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ विकेट्स होती हैं ऐसे बेसबॉल में स्ट्राइक आउट होते हैं, तो स्ट्राइक करते हैं, फिर उसमें फाउल बॉल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो जाहिर है बड़ी कमाल चीज़ होती है, डिफरेंट गेम है। जापान बहुत अच्छा खेलता है बेसबॉल, अमेरिका के अंदर जो मेजर लीग होती है, जैसे बेसबॉल की मेजर लीग कहा जाता है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जानी और मानी जाती है। क्यूबन्स बहुत अच्छे होते हैं इसके अंदर, बेसबॉल के अंदर, लेकिन पाकिस्तान भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम बना रहा है। पाकिस्तान की वुमेन टीम ऑल्सो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, उन्होंने भी बड़ा काम किया क्रिकेट में, मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो इस वक्त हम बेसबॉल की बात करें कि हम इस वक्त 38वें नंबर पे आ गए हैं। मुझे नहीं पता अगर इमदाद हमारे साथ हैं, आमिर इमदाद भट्टी जो हैं वो मैनेजर हैं पाकिस्तान की बेसबॉल टीम के, हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं, मौजूद हैं इस वक्त, वो एयर पे नहीं है? ऑलराइट, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आमिर इमदाद भट्टी से हम रब्ता कर लें, स्काइप पे वो आ जाएंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि इतनी बहुत सारी चीज़ों में जहां हमें लगता था कि हम चीज़ें नहीं कर सकते, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद हमने अपने बच्चों पे ट्रस्ट किया और ये जब बच्चे बाहर गए तो इन्होंने हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए न सिर्फ कारनामे अंजाम दिए बल्कि हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। पाकिस्तान सब कुछ कर सकता है प्रोवाइडेड कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। पाकिस्तान इस वक्त हॉकी के अंदर स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा है कि जैसे हॉकी के अंदर भी पाकिस्तान कारहाय नुमाया जो है वो अंजाम देने लगेगा, मुझे ऐसे लगता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली दूसरी चीज़ों में बेहतरी आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान रिलाय करता है नेचुरल टैलेंट पे। अब क्या किसी ने सोचा था कि जब बेसबॉल की बात आएगी तो पाकिस्तान में नेचुरल टैलेंट बेसबॉल का भी होगा? ये किसी ने भी नहीं सोचा था, कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि हमारे यहाँ कोई सैमी सोसा पैदा हो जाएगा या हमारे यहाँ कोई और इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो पैदा होंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। पाकिस्तान ने अब आहिस्ता बेसबॉल में अपना असर दिखाना शुरू किया और कोई वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन आपको पता चलेगा कि मेजर लीग बेसबॉल में अमेरिका के अंदर पाकिस्तान में किसी बच्चे को या किसी शख्स को या किसी पिचर को या किसी बैटर को ड्राफ्ट कर लिया गया है और उसके बाद वो जाके वहाँ किसी बहुत बड़ी टीम के साथ, अटलांटा ब्लू जेज के साथ खेल रहा है, न्यूयॉर्क यांकीज़ के साथ खेल रहा है, किसी के साथ भी वो खेल रहा है। तो ये वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान में भी ऐसा होगा और हम इस बात पे यकीनी तौर पे फ़ख्र करेंगे। लेकिन ये हमारे लिए भी बाइस फ़ख्र बात है, आपके लिए भी बाइस फ़ख्र होनी चाहिए ये बात कि पाकिस्तान ने अपना नाम जो है वो बनाया है और एक ऐसी जगह बनाया है जहाँ नाम बनाना वाकई बहुत मुश्किल है। जापान और मेक्सिको जो हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग में रिस्पेक्टिवली पहले और दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन अगर हम इतने बहुत सारे ममालिक में 38वें नंबर पे हैं, आज हम 38 में हैं, इमेजिन करें कि आज से 3 साल के बाद जब कहानी लिखी जाएगी तो आई थिंक हम अगर पहले 15 पहले 10 में आ गए तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान की रैंकिंग का क्या होगा, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनका क्या होगा। क्या हम कभी ये कह सकेंगे कि पाकिस्तान बेसबॉल में नंबर 1 है? अच्छा, जो लोग बेसबॉल और क्रिकेट को जानते हैं, मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक माउंड होता है, गेस्ट आ गए, आमिर भट्टी आ गए, आमिर इमदाद भट्टी मैनेजर हैं पाकिस्तान बेसबॉल टीम के, तो लेट्स टॉक टू हिम। आमिर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आमिर, ठीक हैं आप? मैं ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आई एम ओके। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपको, पाकिस्तानी टीम को, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
नहीं, इट्स बिकॉज मैंने तो जाहिर है, मैंने तो बैटिंग केजेस में बड़ी प्रैक्टिस की है ना, तो मुझे पता है कि बेसबॉल क्या है। पाकिस्तान में कम कम लोग खेलते हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू जस्ट इट्स ग्रेट न्यूज़। इतनी बहुत सारी चीज़ों में ये एक खबर मिल जाना कि पाकिस्तान ने ये कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये हुआ कैसे है? क्या पाकिस्तान में बेसबॉल का इतना टैलेंट मौजूद है? जी डेफिनेटली। खावर शाह साहब ने 1992 में ये बेसबॉल जब स्टार्ट की थी, उस टाइम इसका भी इतना नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर हमारे पास चारों सूबे हैं और हमारे पास पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान वापडा है, पाकिस्तान पुलिस है और एचईसी है। हमारे पास ये सारे जो डिपार्टमेंट है ये बेसबॉल खेलते हैं और हमारे पास बड़े अच्छे लेवल के प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हमारे साथ जो टीम में गए थे एशियन चैंपियनशिप पे, और उन्होंने बड़ा अच्छा वहाँ पे खेल का मुजाहरा किया और हमारी वहाँ पे 5वीं पोजीशन आई, तो इट्स गुड। अच्छा, ये बताइए हमारे जो बैटर्स हैं वो कितनी एवरेज से बैट कर रहे हैं? व्हाट दोबारा बोलिए। हमारे जो बैटर्स हैं वो कितनी एवरेज से बैट कर रहे हैं? ओके इसमें बेसिकली जो बैटिंग जो होती है जो उसमें होता ये है कि हमारा भी इतना ज्यादा स्कोर नहीं होता। आई नो दैट। बेसबॉल में 2-3 जी हाँ, इट्स डिफरेंट। वहाँ यहाँ हमारे यहाँ छक्के होते हैं, वहाँ होम रन होता है। जी, वहाँ पे होम रन होता है। होम रन होता है, जी बिल्कुल। जो स्कोर होता है 2-3-4 स्कोर होता है एक बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्या, तो खैर एनीवे, हमारे यहाँ पिचर्स की क्या क्वालिटी है? हमारे यहाँ पिचर्स हैं, बिकॉज मुझे लगता है हमने फास्ट बॉलर्स बहुत पैदा किए हैं, तो पिचर्स तो डेफिनेटली होंगे। डेफिनेटली जी, अभी मैं आपको बताता हूँ एशियन चैंपियनशिप के अंदर हमारे 2 पिचर थे। एक अमान, वो अमेरिका से यूएसए से बच्चा हमारा पाकिस्तानी मिजाज है, और दूसरा हमारा मुशर्रफ है जमरूद से। बच्चा था, उसने 92 पे उसने पिच किया जमरूद के बच्चे ने, और वो ही वाज वेरी फेमस इन एशियन चैंपियनशिप। और डेफिनेटली वहाँ पे जो स्काउट आए हुए थे वो स्काउट उसके गिर थे और हम लोग उसको स्काउट के पास ले गए, और इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल से कि 1-2 महीने के अंदर अंदर ही विल बी इन ताइवान और जापान और समवेयर एल्स। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जापान में इसको याक्यू कहते हैं, और जापान के अंदर बेसबॉल बहुत, जी जापान में बेसबॉल बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ताइवान में बेसबॉल बहुत बड़ी है, क्यूबा में बेसबॉल बहुत बड़ी है, और अमेरिका के अंदर तो मेजर लीग बहुत बड़ी है। तो हो सकता है कि किसी दिन हम, अभी जैसे आप कह रहे हैं आमिर के वो ताइवान की जो लीग है वो उसको साइन कर ले, तो ऐसा भी तो मुमकिन है कि मेजर लीग अमेरिका की कोई टीम, लेट्स से कि न्यूयॉर्क यांकीज के अंदर पाकिस्तान का कोई प्लेयर खेलता है। डेफिनेटली वहाँ पे अमेरिकन स्काउट भी थे, और वो उन्होंने 1 घंटा प्रॉपर मुशर्रफ के साथ काम किया उन्होंने, अमेरिकन ने भी। और ये इसका फर्स्ट स्टेप है मुशर्रफ का की, और ये पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फखर शाह ने इसमें बहुत इसका जो अहम किरदार है कि उन्होंने इस बच्चे को वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया इंटरनेशनल स्काउट के साथ। तो वो सारे स्काउट डेफिनेटली वो एट द एंड जो है वो बेस वो यूएसए में है, तो ये बच्चे ने ताइवान से भी यूएसए के अंदर ही पहुंचना है खेलने के लिए। डेफिनेटली तो, और सिर्फ ये एक बच्चा नहीं है, आई एम श्योर कि और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वहां पर जरूर जाएंगे। डेफिनेटली हमारी जो फेडरेशन है, फखर शाह साहब हैं जो, वो इस टाइम पूरे सिटी के राउंड पे हैं, ये पूरे पाकिस्तान के राउंड पे हैं, और हम लोग स्काउट कर रहे हैं कि हमें अच्छे और फास्ट पिचर मिल जाए। हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन वी आर ट्राइंग कि हमें मैक्सिमम जो है फास्ट पिचर जो है पाकिस्तान में मिल जाए। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक मट्टी ऐसी है कि जहाँ पे हम लोग 50 सालों से जो है फास्ट बॉलर पैदा करते आ रहे हैं। तो जैसा कि क्रिकेट में और बेसबॉल में हमारे दोनों गेम्स में हमारे पास जो है फास्ट जो बॉलर जो है मौजूद है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको लगता है कभी बेसबॉल पाकिस्तान में क्रिकेट के मकाम पे आके खड़ी हो जाएगी? हमारे पास जैसे आईपीएल। डेफिनेटली, हाँ जी, डेफिनेटली हमारे में इतना पोटेंशियल है, हमारे बच्चों में इतना पोटेंशियल है कि अगर हमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे और हमें सपोर्ट करे प्रॉपर, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो अभी हमारा एशिया में 5वां नंबर है, हम इसको पहली 2 पोजीशन के अंदर हम लेके आ सकते हैं अगर गवर्नमेंट हमें प्रॉपर सपोर्ट कर दे और हमें ग्राउंड मिल जाए। तो आपको अभी तक ग्राउंड सबसे अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंशाल्लाह एक रोज ऐसा आएगा जब पीएसएल की तरह से ये मेले भी सजेंगे जहां बेसबॉल पाकिस्तान में खेला जाएगा। लेकिन आयरनी देखिए, पाकिस्तान के अंदर स्क्वाश कोर्ट्स नहीं हैं बहुत ज़्यादा, इसके बावजूद हमने जहांगीर खान, तुरसम खान, जानशेर खान, कमर-ज़मान, गोगी अलाउद्दीन ऐसे लोग पैदा किए हैं। और हमारे पास इवन हॉकी का यही हाल था, क्रिकेट में थोड़े बहुत ग्राउंड्स हैं, लेकिन बेसबॉल के तो बिल्कुल ग्राउंड्स नहीं है। इसके बावजूद हम एशिया के अंदर 5वें नंबर पे आए हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं, हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारा तो यही रिक्वेस्ट है, हमें हुकूमत सपोर्ट करती रहती है थोड़ी बहुत ही, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमें प्रॉपर एक अच्छा ग्राउंड मिल जाए
जिसमें हमें प्रॉपर फैसिलिटी हो, हमारे बच्चों के पास पिचिंग मशीनें हो, बैटिंग मशीनें हो, हमारे पास प्रॉपर एडवांस इक्विपमेंट हो, हमारे बच्चों के पास ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी हो वहाँ पे स्टे करने की, ताकि वहाँ पे वो रहें और हम वहाँ से फॉरेनर कोचेस को इनवाइट करें, बाहर से हमारे पास आए और हमारे बच्चों को वहाँ पे आगे ट्रेनिंग करवाएं। हमारा बस यही है मेन पार्ट। हमारे साल में 3-4 टूर होते हैं। हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि हमें उसके लिए प्रॉपर फंडिंग मिल जाए करे, ताकि हम अपने जो इंटरनेशनल जो टूर होते हैं उनको हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज करवा सकें, ताकि हमारी जो रैंकिंग है वो इंक्रीज होती है। अच्छा आमिर, मुझे ये बताइएगा, क्या हमारे पास इवन बैटिंग केजेस भी हैं बैटिंग प्रैक्टिसेस के लिए, या वो भी नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल इस समय हमारे पास पाकिस्तान के अंदर कोई केज नहीं है। सॉरी, ये मैं कोई वो तनकीद नहीं कर रहा किसी के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई केज नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इक्विपमेंट का क्या हाल है, गियर का क्या हाल है, बैट्स कहाँ से मिलते हैं, बॉल्स कहाँ से आती हैं, क्या ये रेडीली अवेलेबल हैं? बिकॉज पाकिस्तान से तो बहुत सारा सामान बन के जाता है। सर, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जिस लेवल की हमारी बेसबॉल है, उस लेवल का इक्विपमेंट हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ये पीछे सैयद फखर अली शाह जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के, वो कभी अमेरिका से लेके आते हैं, कभी जैसे ताइवान गए थे, ताइवान से हमें लेके आए सामान, कभी जापान से लेके आते हैं, हमें सामान हमें बाहर से लाना पड़ता है और बहुत कॉस्टली सामान है। बैट बहुत महंगे हैं, बॉल बहुत महंगे हैं, लेकिन हमने बेसबॉल को चलाने के लिए एफर्ट तो करनी होती है। अच्छा, तो ये हम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग अभी जैसे बाहर खेल के आए हैं तो इसका सारा खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करती है, फेडरेशन बर्दाश्त करती है? फेडरेशन के पास इतना पैसा है या स्पॉन्सरशिप्स होती हैं? नहीं सर, फेडरेशन के पास इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन फेडरेशन को एफर्ट करनी पड़ती है। फेडरेशन डिफरेंट सोर्स के साथ लोगों को रिक्वेस्ट करती है, कंपनी को रिक्वेस्ट करती है, समटाइम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को रिक्वेस्ट करती है कुछ पैसे में दें। हमारे पास फेडरेशन के पास फंडिंग नहीं है कोई ऐसी मेजर फंडिंग नहीं है कि जो हमें सपोर्ट कर सके कि हम अपने जो 5-6 बड़े टूर्नामेंट हैं वो हम खेल सकें अपने पास से। तो फिर जब आप लोग बाहर जाते हैं तो वो खर्चा कौन, हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करती है? नहीं सर, अभी सच तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम ट्राई करते हैं। हुकूमत से हम कहते हैं कि हमें पैसे दें, लेकिन हम डिफरेंट कंपनी से थोड़ा थोड़ा स्पॉन्सर लेके कोई दे दे। अदरवाइज जो है सैयद फखर अली शाह जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के, वो अपने पास से खर्चा करते हैं टीम के ऊपर अपनी पर्सनल पॉकेट से। सीरियसली? वाओ वाओ। आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा आमिर की जो पोजीशन है उसके बारे में बता दूं कि ये याद रखिएगा, हमारे यहाँ जैसे हेड कोचेज़ होते हैं, ऐसे फुटबॉल में और बेसबॉल में मैनेजर सब कुछ होता है। जो मैनेजर होता है वो टीम के कोच का भी काम अंजाम देता है, वो टीम को पूरी मैनेज भी करता है, उसके खिलाड़ियों के मोराल को भी बुलंद रखता है और स्ट्रैटेजी भी बनाता है। जो प्ले कॉल होती है वो अक्सर मैनेजर की तरफ से जाती है। तो आमिर, आपकी जो खिदमात हैं वो बहुत बड़ी हैं, और जब भी हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान में बेसबॉल की तारीख लिखी जाएगी तो आपका ये सफ़र, ये जर्नी जो है उसको ज़रूर लिखा जाएगा। सो फ़खर साहब को मेरा सलाम, आपको मेरा सलाम। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, थैंक यू जी। दिस वाज आमिर इमदाद शाह, पाकिस्तान के बेसबॉल टीम के मैनेजर हैं। पाकिस्तान ने अब 11 दर्जे तरक्की करके 38th पोजीशन पे पाकिस्तान आ गया है। एशिया के अंदर 5वीं पोजीशन पाकिस्तान ने हासिल की है। लेट्स हेल्प देम आउट। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी कहता हूँ, प्लीज़ बेसबॉल पे तवज्जो दें। कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का खिलाड़ी बाहर जाके दुनिया में अपना नाम रोशन ना कर सके और पाकिस्तान को इज्जत ना दिला सके। कोई वजह नहीं है सर, बहुत टैलेंट है। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पाकिस्तान बेसबॉल की तरफ देखिए। और बड़ा टैलेंट है पूरे पाकिस्तान में, हर काम में टैलेंट है, लेकिन इस वक्त हम बेसबॉल की बात करें तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि पाकिस्तान में बेसबॉल जो हो वो प्रॉस्परस हो, फले फूले, ताकि हम दुनिया की नंबर 1 टीम बन सकें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये शो करना बहुत ज़रूरी था। उसका रीज़न ये है कि अगर हम आज बात नहीं करेंगे तो शायद कभी भी बात ना करें। बहुत सारे पहलू हैं इसके। अच्छा, इसमें फ़न फैक्ट्स भी होंगे, तो बहुत सेंटिमेंटल मत हो जाइएगा, इवन दो कि सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा है। बिकॉज यू नो, जब रिलेशनशिप कायम होती है तो हम बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और जब रिलेशनशिप टूटती है तो खूंखार होकर एक दूसरे के साथ मिलते हैं। मैंने बड़े कम ऐसी चीज़ें देखी हैं जहां एमिकबली दो लोग ये डिसाइड करें कि उन्हें अलग हो जाना है। बिकॉज आई थिंक शायद एमिकबल का लफ्ज़ जो है वो हमारी डिक्शनरी से कहीं चला गया है। हम टॉलरेट नहीं करते एक दूसरे को, वो चाहे मर्द की तरफ से हो, चाहे वो ख़वातीन की तरफ से हो। आजकल हमारे मुल्क में और दुनिया में डिवोर्सेस का रेशो बहुत ज़्यादा है। वैसे तो जाने दीजिए, बिकॉज आई एम अ साइंटिस्ट, मुझे तो आगे
मेरी क्या दुनिया की प्रेडिक्शन ये है कि 50, ले आओ मेरी चाय दे, ऐसी दे दो मुझे चाय, थैंक यू। मेरी प्रेडिक्शन ये है, मेरी क्या दुनिया की प्रेडिक्शन ये है कि आज से 50 साल बाद शायद फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो फैमिली का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। शायद हो सकता है कर भी जाए, शायद हम ये वेव सर्वाइव कर जाएं। ये जो एआई ने आके सब कुछ चेंज कर दिया है, ऐसा लगता है कि हमने शादियाँ भी अपने मोबाइल से कर रखी हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अब आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में हम तन्हा होते जा रहे हैं। हमारे पास फेसबुक पे लाखों करोड़ों लोग होते हैं जो हमें फॉलो भी करते हैं, जानते भी सबको हैं, लेकिन हमारा दोस्त कोई नहीं होता। हम लोगों से मिलते भी हैं, लेकिन पहले अपने खाने की तस्वीर खींचते हैं, फिर इसके बाद उसको पोस्ट करते हैं। हमारे यहाँ डिप्रेशंस बड़े अजीब किस्म के हो गए। अब अगर हम अपनी तस्वीर खींच के लगाएं और उस पर लाइक ना आए तो हम पागल हो जाते हैं कि शायद दुनिया ने हमें देखना छोड़ दिया है। अब हम अप्रूवल्स की इतनी तलाश में हैं कि रिश्तों के अंदर हमने अप्रूवल्स घुसा दी हैं। नतीजा क्या हुआ है? डिवोर्सेस का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में शरह तलाक जो है वो ज़्यादा क्यों हो रही है, लेकिन उससे पहले एक टेलीफोन कॉल। लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। थैंक यू रियाज भाई, थैंक यू। जी सर आपको लगता है हमारे यहाँ डिवोर्स का रेशो बढ़ गया है? जी बिल्कुल। मैं आपको बात बताऊं, मैं सोशल वर्कर भी हूँ। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे पास आते हैं अपने मसले मसाइल लेके, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 3 तलाकें जो है बिल्कुल नोक पे खत्म होने वाली थी, लेकिन मैंने इन तीनों फैमिलीज को अलग अलग पहले बिठाया, एक से बात की फिर दूसरे से बात की, करते करते मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों घर जो हैं आज बड़े खुश व खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे हैं। आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। इसके आपके चैनल के तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से ताहिर भाई, अल्लाह ताला इसका आपको अजर दे, 24 को अजर दे कि आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप बताएंगे, लोगों से सुनेंगे भी और अपने भी वो होंगे, जिससे काफी लोगों को शऊर आएगा। होता क्या है कि जी थोड़ी सी गलत फहमी होती है जिसकी वजह से हम जो है बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और सबसे बड़ी जो एक दर्दनाक मैं अपनी बता रहा हूँ कि सर देखें जी, मैंने तलाक दे दी, मेरी भी अगली जगह शादी हो जाएगी, मेरी बेगम की भी अगली जगह शादी हो जाएगी, लेकिन जो वो 2 मासूम कलियां हैं, वो जो 2 मासूम बच्चे हैं, उनको वो बाप का प्यार कहाँ मिलेगा, माँ का प्यार कहाँ मिलेगा? कोर्टों में देख लें, घरों में देख लें, मैं देख रहा होता हूँ। आप यकीन करें कि अल्लाह पाक की दुश्मन ने किसी के घर में ये तलाकों का मसला ना लेके आए। सिर्फ और सिर्फ मैं ये बैठ के समझाना होता है। औरत को समझाना क्या मुश्किल है, मर्द को समझाना क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ घर के बड़ों को चाहिए कि थोड़ा सा बर्दाश्त करें, क्योंकि कोई भी अगर कोई बच्ची अगर किसी घर में शादी। चलिए रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। घर के बड़े अक्सर अगर उसमें पार्ट प्ले करें तो फिर क्या किया जाएगा? हमारे यहाँ मसाइल बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम वॉक्स पॉप चलाएंगे, फिर मैं आपको, बल्कि इनफैक्ट पहले मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ बैरिस्टर आसिया इस्माइल साहबा तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और हम आज डिवोर्सेस पे ही बात करेंगे। हमारे साथ रीमा तशरीफ रखती हैं। आप इस प्रोसेस से गुजरी हैं और जाहिर है आज हम रीमा से बात करेंगे कि वो प्रोसेस इनके लिए क्या था और डू यू हैव किड्स? और बच्चों पे क्या असर इसका पड़ा है। हसन तारिक जो हैं वो आवाज़ हैं वालिद की, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं और इनको भी एक तकलीफ दे मरहले से गुजरे हैं, तो जाहिर है ऑब्वियसली इनसे भी हम बात करेंगे। प्लस नदीम मौलवी हमें DSNG से ज्वाइन करेंगे कराची में। उन्हें तो मैं पर्सनली जानता हूँ, वो भी आई थिंक नदीम इज़ देयर। नदीम अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam and a very good morning. A very good morning to you. You look very handsome man. Are you doing something? कुछ कर रहे हैं? नहीं जी, बस कराची में विंटर है तो विंटर का ये असरात जो है ना तमाम लोगों पे आते हैं। कराची में कौन सी विंटर है? उधार की विंटर है कराची में। कोई विंटर नहीं है, आधे घंटे के लिए सर्दी आती है चली जाती है। कराची में कौन सी विंटर है? कोई विंटर नहीं है बस सर उसी का जो हमारा जज्बा होता है, शौक होता है कि यार कराची में विंटर आ जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ इंशाल्लाह कराची में कटरीना कैफ आ जाए तो भी मजा आ जाएगा, बट क्या किया जा सकता है। अच्छा, एनीवे, कमिंग बैक टू वी वर टॉकिंग अबाउट डिवोर्सेस। तो आप चारों हजरात चारों मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हम अवाम में गए,
आवाम से एक सवाल किया कि तलाक की वजूहात क्या होती हैं, क्या उसमें कपल जिम्मेदार होता है या फिर ख़ानदान। उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले वो देख लें फिर हम बात शुरू करते हैं। प्लीज़ वॉच दिस। मेरे ख़ानदान से तो ख़ानदान ही होता है पूरा, बीच में तीनों होते हैं। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। काउंटर पार्टीज के तौर पे देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ के अलावा फैमिलीज भी बड़ा काउंटर रोल प्ले करती हैं। बीइंग सोलमेट्स जो है, मेरा पर्सनल डिसीजन ये है कि आपके घर की जो बात है ना वो बाहर नहीं जानी चाहिए, और अगर फैमिली तक पब्लिकली डिस्क्लोज हो रही है तो फैमिली दोनों के फैक्ट्स एंड फिगर्स को सुने और उसके बाद फाइनल फैसला ले। औरत चाहे तो घर बसा सकती है, ना चाहे तो उजाड़ सकती है। बीवी का ज़रा हाथ होता है तलाक में। हाँ जी, मुआशरती जो हमारे रसूम रवाज है, हमारा माशरती निज़ाम है, वो होता है ना मियाँ होता है ना बीवी होता है, वो तो दोनों मिलते हैं। ठीक है, कोई भी इन्वॉल्व हो जाता मसला। ताली तो दोनों हाथों से बजती है। सम टाइम ऐसा होता है कि इन लॉज में कुछ फैमिली वाले मेंबर भी होते हैं, हालात होते हैं। बीवी होती है। दोबारा से क्वेश्चन कीजिए। मर्द खुद ही होता है गुस्से में आके गलत कदम उठा लेते हैं अक्सर लोग। ख़ानदान ज़्यादा केसेस में तो जो है ना ख़ानदान ही होता है। ख़ानदान होता है। बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है ये। मेरे ख्याल से बीवी होती है। ख़ानदान की वजह से होता है। नहीं ज़रूरी नहीं है। आप लोगों के अगर व्यूज़ नहीं मिलते तो शौहर भी हो सकता है, बीवी भी हो सकती है। ये दोनों साइडों से, दोनों हाथों से ताली बजती है बेटा। अच्छा जी, डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन होता है। कुछ लोग कह रहे हैं दोनों हाथों से, कुछ कह रहे हैं जी मर्द होता है, कुछ कह रही हैं ख़वातीन होता है, और अक्सर लोगों ने ये कहा, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जी ख़ानदान होता है। एक टेलीफोन कॉल, उसके बाद हम डिबेट को ओपन करते हैं। और आज मैं आपको बड़े फन फैक्ट्स बताऊंगा। दुनिया, आपको पता है दुनिया की सबसे लंबी शादी कौन सी थी? बताऊंगा आपको। और दुनिया की सबसे मुख्तसर तरीन शादी कौन सी थी, ये भी आज आपको बताएंगे। फन फैक्ट्स हैं, सो डोंट गो अवे। दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहां एक्स हस्बैंड्स डे मनाया जाता है, ऐसे ममालिक हैं जहां एक्स वाइफ्स डे मनाया जाता है, ऐसे ममालिक हैं जहां डिवोर्स को सेलिब्रेट किया जाता है। हैं जी, क्या कर सकते हैं। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। ये सब फैक्ट्स हैं, हमको लर्न करना चाहिए कल्चर का। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। शहजाद कहिए जी। मैं अपने जो फादर हैं उनके राइट्स के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। हाँ। कि जब सेपरेशन होती है मियाँ बीवी के दरमियान, तो मोस्टली जो है, बल्कि 99% जो है वो राइट जो है वो वालदा को दिए जाते हैं। ओके। जबकि वालदा कस्टडी हासिल करने के बाद वालिद को कोर्ट के अंदर और मजीद मेरी मैट्रिक के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करती है और उसको फाइनेंशियली जो है वो नुकसान पहुंचाती है। ओके। और जबकि उसी के पैसों से अपने बच्चों के लिए और अपनी कफालत के लिए उनसे डिमांड भी करती है। ओके। तो अदालतें जो है वो दोनों तरफ की जो है वो सिचुएशन नहीं देखती, तो माँ की तरफ की सिचुएशन देखती है। अच्छा, आप मैं समझ गया शहजाद, आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादा साइड जो है वो ख़वातीन की ली जाती है। तो मैं बैरिस्टर साहब से पूछता हूँ, क्या ये सही कह रहे हैं? ऐसी बात है, ऐसा तासुर है? तासुर तो देखिए है, ये तासुर तो बिल्कुल ये तासुर तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कहा यही जाता है कि ज़्यादा ना मतलब साइड दी जाती है, बट क्या ये सही भी है? तासुर होना और बात है और सही होना और बात है। देखिए, बिफोर आई गो टू आंसर योर क्वेश्चन, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को देख लेना चाहिए कि ये फैमिली लॉ में हुआ क्या। 1956 की अगर हम बात करते हैं ना, तो तलाक लेना इतना मुश्किल था जैसे आम आदमी के लिए अमेरिका की इमिग्रेशन करवाना मुश्किल है। Yes. Okay. And then what happened? There are certain cases, क्योंकि उस वक्त खुला का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है। उसके बाद 1959 में बिल्किस बेगम एक केस आया। Okay. और ये वो टाइम था जब ख़वातीन को मसाइल का शिकार होती थी, लेकिन उनके पास पावर नहीं होती थी। और वो जब अदालत में अपना केस फैमिली कोर्ट में लेके जाती थी, वो जब जाती थी तो वो यंग होती थी, और जब तक वो फाइट कर रही होती थी, इवन ड्यूरिंग द बिल्किस बेगम केस, जो कि प्रेसिडेंट है फैमिली कोर्ट का, जहाँ से ये खुला का जो है लॉ बना, प्रिंसिपल सेट हुआ, तो ख़वातीन बाल सफ़ेद करके बाहर निकलती थी और वो दूसरी शादी के काबिल नहीं रहती थी।
ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम आगे आते हैं 1959 के बाद क्या हुआ, फिर हमारे पास एक और केस आता है और इसके बाद भी औरतों के हालात कदरे बेहतर हुए, लेकिन मुकम्मल तौर पर उनकी ज़िंदगी उस मुश्किलात से बाहर नहीं आई। ठीक है। अब बिल्किस बेगम केस के बाद जो है फिर हमारे पास आ जाता है 1967। 1967 में खुर्शीद बेगम का केस आया। ठीक है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़ोरदार किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की जजमेंट पास की। ठीक है। और उसमें औरतों के लिए उसमें जो है हमारा फैमिली लॉ का जो सेक्शन 10 है दफ़ा 10, उसके तहत कानून में मेजर तब्दीलियाँ लाई गई, जिसके बाद औरतों को कुछ राइट्स दिए गए और उनकी ज़िंदगी कदरे बेहतर हो गई। ठीक है। और आज की अगर हम बात करते हैं तो खुर्शीद बेगम के केस को मद्देनज़र रखते हुए और बिल्किस बेगम के केस का जो पास्ट की मैं बात कर रही हूँ उसको मद्देनज़र रखे हुए तलाक को थोड़ा सा आसान बना दिया गया। ठीक है। आप ये देखते हैं कि जब ये मैं आपको ये बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ कि जो आपने तासुर की बात की और राइट और रॉन्ग की बात की, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द बैकग्राउंड कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द हिस्ट्री एंड वाई इट बिकेम, ये जो कॉस्मेटिक तासुर राइट एंड रॉन्ग, अभी मैं कॉमन आपके जो है गेस्ट रूम में बैठे डिस्कशन कर रही थी, पीपल हैव अ टोपिया एंड कॉन्सेप्ट दैट कि फैमिली मैटर्स में इंटरनेशनल फैक्टर भी आ जाता है। अब देखें इस बात को, इंटरनेशनल फैक्टर, सो आई वाज सो शॉक्ड एंड सरप्राइज टू लर्न दैट कि हाउ डिड दिस हैपन, बिकॉज दिस इज प्रॉपर प्राइवेट लाइफ, दिस इज मिसलीडिंग थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू इन लॉज और एनी अदर थिंग। हम इस पे बात कर रहे हैं, आप राइट और रॉन्ग की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा हम लॉ की बात कर लेते हैं। मैं राइट और रॉन्ग की बात नहीं कर रहा, मैंने एक बात कही, तासुर की जो बात की है ना आपने, एक तासुर है जो दिया जाता है, क्या वो तासुर सही है या गलत है, मैं आपको उसी बात पे, लेकिन एक ब्रेक लेनी है। ठीक है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। हम थोड़ा सा जरा लॉ से हट के ना सर्कमस्टांसेस पे बात करते हैं कि जी क्या वजह होती है कि डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आजकल तो बहुत प्रेवलेंट है, इधर शादी हुई उधर 4 महीने के बाद डिवोर्स हो गई। अच्छा, दोनों तरफ से होता है, ख्वातीन की तरफ से भी और मर्दों की तरफ से भी। ब्रेक के बाद शादी के खूबसूरत बंधन में तलाक का धब्बा क्यों लगता है? तहकीक से साबित हुआ है कि 70% खवातीन शौहरों से तलाक खुद लेती हैं। 75% शादियां वादा खिलाफी के बायस इंजाम को पहुंचती हैं। 60% घर बेवफाई पर उजड़ते हैं। 24% रिश्ते घरेलू तशद्दुद की भेंट चढ़ जाते हैं। 58% जोड़े दौराने गुफ्तगू तलखी बढ़ने पर जुदाई इख्तियार करते हैं। 70% को शादी के मसाइल और पेचीदगियां शादी के बाद समझ आते हैं। 45% कम उम्री की शादी के गलत फैसले पर दूसरी कोशिश को तरजीह देते हैं। 38% मुआशी मामलात की वजह से तलाक दे देते हैं। 66% मर्दों और 74% खवातीन का ख्याल है कि तलाक से बाज रखने के लिए वालिदैन को ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, तरफ आता हूँ। रीमा, मुझे बताइए पहले तो आपका एक्सपीरियंस, अगर आप बात नहीं करना चाहें उस पर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर करना चाहें तो बताइए हुआ क्या, व्हाट हैपेंड? Like we shifted abroad. Okay. And then there was a the husband and the wife, there's a relationship that two has the work together okay, to make the better life. Okay. So there was a time like we were having a financial issues. Okay. So I decided that to work over there. So it's not like बीमार ज़हनों जो हमारे माशरा है, जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं। दरवाज़ा बंद कर दें प्लीज़, इनको बोलें ज़रा आवाज़ बात कम करें। जी प्लीज़। जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे कुछ हमारे पास इस तरह के लोग भी हैं, लाइक पहले जैसे हमने मेंशन किया कि एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एक चीज़ को देखने का। ठीक है। तो देयर वाज अ टाइम दैट आई डिसाइडेड कि मैं मुझे लाइक आई हैव टू हेल्प आउट ऑफ माय हस्बैंड। ऑफ कोर्स काम करना है आपको। सो आई डिसाइडेड एंड देयर वाज अ टाइम लाइक in Pakistan there's a different kind of policy to work 2 hours like morning। अच्छा, हम ज़्यादा उर्दू में बात करें तो उसका रीज़न ये है कि ज़रा वाइडर ऑडियंस को समझ आ जाए किसी। सो हुआ क्या कि लाइक जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे काम करना है, सो वी हैव टू अडॉप्ट द कल्चर जहाँ पे हम रह रहे होते हैं। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, आप नाइट शिफ्ट्स भी कर रहे हो, आप मॉर्निंग भी जा रहे हो, आपको लाइक यू हैव टू स्टे आउट, जिस तरह का मेरा जॉब काम तो काम है। काम तो काम है। तो वहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। लाइक जब मैं आ रही हूँ तो
वो नहीं है, वो नहीं है, जब मैं हूँ तो मतलब लाइक वो तो है तो मैं नहीं हूँ, सो देयर इज लाइक अ गैप आना स्टार्ट हो जाता है, एंड व्हेन यू डोंट इवन गेट अ टाइम टू शेयर, आपको अपनी चीज़ें शेयर करने का टाइम नहीं मिलता है, एंड वो आपको मतलब कि एक डिफरेंट थॉट हो जाता है कि जब मैं फ़ोन कर रहा हूँ आप बिजी हो, मैं कर रही हूँ, तो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ शक जिसको कहते हैं कि लाइक यू आर नॉट गिविंग अ क्वालिटी टाइम टू योर फैमिली, आप अपनी फैमिली को उस तरह का टाइम नहीं दे पा रहे जैसा आप एक हैप्पी फैमिली को तो हम कंसीडर करते हैं। कितने साल शादी रही? माय मैरिज वाज अबाउट 8 years। 8 साल। या और उसके बाद बच्चे? उसके बाद आई हैव वन सन। एक सन है जी, एक अब बेटा आप है। पाकिस्तान में रहती हैं, बाहर रहती हैं? नहीं, एक्चुअली आई बैक एंड फोर्थ? या लाइक आई डू वर्क। आप कहाँ रहती हैं? यूएस, यूके? नो, आई वाज इन सिंगापुर। अच्छा, इन सिंगापुर। ओके, तो आप, और ये डिवोर्स कब हुई आपकी? इट्स बैक 5 years नाउ। तो आपने ये सोचा कि आप दूसरी शादी करेंगी? नहीं, बिकॉज आई हैव अ किड, तो मुझे लाइक आई नेवर डिसाइड टू, बिकॉज आई हैव टू अपब्रिंगिंग फॉर। अच्छा, तो जब आपकी डिवोर्स हुई थी तो वो एमिकेबल थी, मतलब कोई झगड़े नहीं हुए उसके अंदर? नहीं, एज सच कोई झगड़ा नहीं था, बट देयर वाज अ म्यूचुअल डिसीजन दैट वी शुड डिसकंटिन्यू। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत रिस्पेक्टेबल बात है कि आप म्यूचुअली डिसाइड करें कि जी नहीं, हम नहीं कर सकते। देयर वाज नॉट काइंड ऑफ अ ड्रामा और वेरी नाइस, कुछ भी ऐसा नहीं, वेरी नाइस। और एक दूसरे की रिस्पेक्ट रहती है। ठीक है, कभी कभी दो बेहतरीन लोग एक साथ नहीं चल सकते। मैं यही कहता हूँ, जब आप किसी के साथ रहते हैं ना, किसी के साथ आपकी औलाद है और ऐसा लगे कि आपने अलग होना है, तो एमिकेबली अलग हो, और ज़रा सा भी टाइम किसी के साथ भी आपने गुजारा है तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके अलग हो। ऐसा नहीं करें एक दूसरे के साथ कि बाद में एक दूसरे को देखने से। आई थिंक दिस इज बेटर फॉर आवर किड्स, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, बिकॉज दे कैन बोथ, द किड्स कैन हैव बोथ पेरेंट्स। ऑफ कोर्स। जी सर, आप अपना किस्सा ज़रा बताइए ना, क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं फैक्ट्री ऑफ खुला, सानिया मेरे साथ पेश आया, तो उसके बाद मेरी सबसे पहली कोशिश यही थी कि ट्राई टू सेव इट, बट आई कुड नॉट, अनफॉर्चुनेटली। जिस तरह उन्होंने बताया 59 के बाद ये प्रोसेस इतना तेज़ हो गया कि अब वो आपके अगेंस्ट फैसला भी हो जाता है, यू डोंट इवन हैव अ क्लू। ठीक है, फिर आप बाद में अपेयर होते हो, और खैर अल्टीमेटली वही, जिस तरह दो इंडिविजुअल्स की लड़ाई उन्होंने खुला के लिए दायर जी, ओके, एंड इट वाज एक्स पार्टी, लाइक पीपल आर अवेयर ऑफ इट। एक्स पार्टी क्या होता है, उसमें आपको नोटिस नहीं मिलते, आपको पता नहीं चलता, बट स्टिल वी ट्राई टू सेव इट। बट इसमें यह है कि जिस तरह कॉलर ने भी बात की थी, तासुर है जिस तरह वॉइस ऑफ फादर्स में, इट इज़ नॉट अबाउट फादर्स ओनली, इट्स ऑल अबाउट द चिल्ड्रन। ठीक है, मैं ये बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, एंड वी ऑलवेज सपोर्टेड शेयर्ड पेरेंटिंग, जिसमें मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों ज़रूरी हैं। माँ पहले आता हूँ, तो जो बहनें ऑफेंड हो जाती हैं, अगेन आई एम सॉरी टू देम, इट्स ऑल अबाउट द चिल्ड्रन, क्योंकि आप दो इंडिविजुअल्स की लड़ाई में वो तीसरा इंडिविजुअल सफ़र करते हैं जिसका कोई कसूर ही नहीं होता फिर। और वो जो तासुर है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कोर्ट या जुडिशरी औरतों की साइड लेती है, मर्दों की लेती है, बट एक एग्जांपल आपसे शेयर करूँगा कि जब व्हेन अ फादर हैज़ टू मीट हिज चाइल्ड इन द कोर्ट प्रेमिसेस, कैदी की तरह वो जो 2 घंटे की मुलाकात होती है, उसको कोई अबाउट लाइक सर्टेन अमाउंट 3-4 मिलियन की श्योरिटी देनी पड़ती है उस कोर्ट के अहाते में भी मिलने के लिए। बट इफ़ लाइक द अदर पेरेंट वो बच्चे को नहीं मिलवाएगा तो उससे कोई श्योरिटी नहीं ली जाती। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे कपल्स को जानता हूँ जिन्होंने कोर्ट इस हद तक रुजू किया कि डिवोर्स हो जाए, लेकिन बाद में जो उनकी सेटलमेंट्स हैं वो नहीं है। बच्चे जो हैं वो वहाँ भी रहते हैं और वहाँ भी रहते हैं, और इक्वल को पेरेंटिंग होती है। गॉड ब्लेस हिज सोल, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन मेरी अपनी फैमिली में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जहाँ पर बड़ी एमिकेबली डिवोर्सेस हुई हैं और कहीं किसी को कुछ भी नहीं पता चला। और सबसे बड़ी बात ये कि जो पेरेंटिंग है उसको दोनों पेरेंट्स ने एंजॉय किया है रिस्पेक्टिवली। और वो तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर आप बात करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। हमारे यहाँ अनाओं के मसले बनते हैं और बात नहीं की जाती और फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कहीं ना कहीं। मैं नदीम की तरफ जाता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। नदीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या समझते हैं आप, डिवोर्सेस की रीज़न क्या होती हैं सर? देखिए, हम दुनिया की हर चीज अपनी औलादों को सिखाते हैं, मगर शादीशुदा जिंदगी गुजारना नहीं सिखाते। हाँ। और सबसे अहम बात जो है, टॉलरेंस लिमिट जो होता है वो हमारे यहाँ पे माशरे में, दुनिया भर में वो कम होते जा रहा है। टॉलरेंस लिमिट, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती है। यही वजह है कि आप देखें शादीशुदा जिंदगी वर्कआउट नहीं करती। शादीशुदा जिंदगी को वर्कआउट करने के लिए सबसे अहम बात ये होता है कि जी कम्युनिकेशन, आपसे गुफ्तगू होनी चाहिए, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। हमारे यहाँ क्या है कि हम अपनी चीजें शेयर क्या करते हैं, खवातीन आम तौर पे अपनी माँ से करती हैं, अपनी दोस्तों से करती है, और मर्द जो है वो अपने दिल में रखता है, बात नहीं करता। तो ये कम्युनिकेशन गैप होता है और ये बढ़ते बढ़ते फिर एक नफरत जो है क्रिएट हो जाती है और फिर किसी भी बात को लेके आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं।
और ये आर्ग्यूमेंट्स जो है फिर वो चीखना चिल्लाना लड़ाई झगड़े और फिर बात छोटी सी होती है वो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ जाती है। हाँ। और हम बहुत से वक्त बातों को दिल में रख लेते हैं। अच्छा कि नदीम, आपने ये कहा था। नदीम हैंग ऑन टू दैट थॉट, एक टेलीफोन कॉल लेता हूं फिर हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपका नाम? हेलो, मोहम्मद फारूक सुल्तान बात कर रहा हूँ मुल्तान से सर। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? सर लोग साहब, पहले तो आपको सलाम, माशाल्लाह आपको आपका शो देखा बड़ी खुशी काफी अर्से के बाद। और उसके अलावा मेरे कानून साहबा बैठी हैं, उसको सलाम, नदीम साहब को सलाम, प्रोग्राम के जितने भी मौजूद मेहमान हैं उनको सलाम। थैंक यू। एक्चुअली बात ये है कि ये जो तलाक का इशू है पाकिस्तान में, मैं मुत्तहदा अरब अमारात में भी रह के आया हूँ, वहाँ भी ये है कहानी। लेकिन पाकिस्तान में अब कुछ ज्यादा है। उसकी अहम वजह ये है कि मुल्की हालात भी हैं, और मैं मालूम के साथ इसका कसूरवार ठहराऊंगा औरतों को। जो औरतें घर में हैं या जो हैं उनके ही सारा ये मसला मसाइल है, वो सारा ये करती हैं। बाकी आप जानते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, मैं बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मुझे ये बात समझ में नहीं आई फारूक भाई, आपने सिर्फ ख़वातीन को कैसे इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया। अभी हम लोग ब्रेक में एक डिबेट कर रहे थे और मैं आपको ये बताऊं, जहां देखें कसूरवार होती हैं, ख़वातीन भी होती होंगी और मर्द भी होते हैं। देखिए बहुत सारी, अभी नदीम ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमें शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना सिखाई नहीं जाती। लेकिन क्या शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना सिर्फ औरत को सिखाना चाहिए? मर्द को भी तो सिखाना चाहिए ना। अगर आप मर्द को वो शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना नहीं सिखाएंगे, देखिए इट्स अबाउट टाइम फॉर अस एज मेन, हम अपनों की कितनी फिक्र करते हैं, लेकिन जब हम किसी की बेटी के साथ होते हैं तो आर वी ऑनेस्ट? आपको लगता है कि हम सही करते हैं? देखिए इस वक्त हम मर्दाना बात करें, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम में भी तो है ना। हमें भी तो खामा खां की मर्दानगी है, हम इज्जतों के मसले बनाते हैं। अगर बीवी एक मर्तबा काम करना शुरू कर दे तो उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, हम उसे काम करवाते रहते हैं, जब तक वो बैरियर नहीं टूटता कि जी मुश्किल हालात की वजह से बीवी ने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसकी हड्डियां थक जाएं, लेकिन हम काम करवाते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कसूर सिर्फ ख़वातीन का या सिर्फ मर्दों का होता है। शादी दो लोगों का नाम है, कसूर भी दो ही लोगों का होता है। कभी कभी कोई साइड भारी हो जाती है, वो ख़वातीन की तरफ से भी हो सकती है, कभी कोई साइड भारी हो जाती है, वो मर्द की तरफ से भी हो सकती है। लेकिन वी एज ह्यूमंस, एज पेरेंट्स, एज बाप, क्या तरबियत सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है? बाप भी तो आता है। ब्रेक लेते हैं। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। आइए उन ममालिक को देखते हैं जहां तलाक़ें बेतहाशा होती हैं। हमारे पास एक लिस्ट है उन ममालिक की जहां डिवोर्सेस का रेशो बहुत ज़्यादा है। आइए देखते हैं। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अमेरिका की 45 रियासतों में 6,99,308 शादियां तलाकों पर खत्म हुई, जबकि 64% मर्दों और 52% खवातीन ने तलाक के बाद दोबारा शादी कर ली। सन 2000 में अमेरिका में तलाक की शरह 4.0 से कम होकर 2.5 हो गई। कुछ लोगों के बार बार तजुर्बे नाकाम हुए। तीसरी शादी करने वाले 73% अफराद का इंजाम तलाक पर हुआ। दूसरी शादी के बाद 67% अफराद का बाहमी ताल्लुक तलाक पर खत्म हुआ। तलाक याफ्ता 40% खवातीन हजरात ने फिर शादी का तजुर्बा किया और 6% ने नादिम होकर साबिका पार्टनर की जानिब रुजू किया। इंतहाई अहम कि तलाक याफ्ता अफराद में जल्द मरने का खतरा बढ़ जाता है और शादी से पहले ताल्लुकात रखने वाले 46% अफराद शादी के बाद अलहदा हो जाते हैं। तलाक याफ्ता दोस्तों से बचें। आपके तलाक याफ्ता 75% दोस्त भी आपकी खुशगवार जिंदगी में जहर घोल सकते हैं। अच्छा, एक बात तो ये है कि ये आपने अमेरिका वाला पैकेज चला दिया, ज़रा पैकेज दूसरा चला दीजिए, जहाँ पर जो कंट्रीज़ हमने दिखाए ना, मालदीव जिसके अंदर नंबर 1 है, वो ज़रा पैकेज चला दीजिए। है तो अमेरिका की बात हम करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, कहीं इसमें भी ना उनको फॉलो करने लगे। ज़रा बोला पैकेज चला दीजिए, चलाइए। दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक की शरह वाले ममालिक में मालदीव, रूस, चीन और अमेरिका सरे फहरिस्त हैं। अमेरिका और कनाडा में 50% शादियां तलाक पर खत्म होती हैं। तलाक के बाद बीवी को भारी रकम देने के बायस लोग शादी से इज्तनाब करते हैं। भारत, श्रीलंका, कीनिया में तलाक की शरह सबसे कम है, जबकि फिलिपाइन और वेटिकन सिटी में तलाक देना ममनू है। ऑलराइट,
फिलीपींस के अंदर भी डिवोर्सेस दी जाती हैं, लेकिन उसकी चीज़ें डिफरेंट हैं। मालदीव्स के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा डिवोर्सेस होती हैं। यूएस, चाइना, कनाडा, ये वो ममालिक हैं जहाँ पर डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत सारे स्कैंडिनेवियन जो पट्टी है वहाँ पर डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। मैंने आपको कहा ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ एक्स हस्बैंड्स डे मनाया जाता है, एक्स वाइफ्स डे मनाया जाता है। एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, उसका नाम है डी कपल्ड, वो देखिएगा ज़रा। और वो वहाँ पर वो एक्चुअली सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को जो उन्होंने साथ गुजारी है, और डिवोर्स को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करने लगे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कल को आप बोले नहीं साहिर भाई ये कह रहे थे, तो प्लीज़ ऐसा नहीं है, सिर्फ इन्फो दे रहा हूँ मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़मान से बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी कैसे हैं? तो बहुत शुक्रिया जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर जो है ये प्रोग्राम किया, और मैं यहाँ पे एक इशू जो है वो हाईलाइट करना चाहता हूँ अपनी तरफ से भी। एक बहुत अहम पॉइंट देखिए जी, हमारे ये अब तक ये समझा जा रहा है कि ये कोई शायद इखलाकी मसला है, लोगों के आपस में कोई बातचीत नहीं है या कोई इखलाकियात खराब हो गई है तो इस वजह से तलाक़ें हो रही हैं। असल प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो ये आ रहा है कि हमारा जो फैमिली लॉ सिस्टम है ना, उसमें जस्टिस का सिरे से कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसके अंदर इक्वल स्पाउस या इक्वल पेरेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी तक पाकिस्तान के अंदर। मिसाल के तौर पर कि अगर एक जो बाप है उसे अपने बेटे की कस्टडी का केस करना है तो उसे साबित करना पड़ेगा कि वो अच्छा बाप क्यों है, ठीक है। और अगर एक खातून है जो बीवी बेगम साहिबा है, उन्होंने जाकर अगर अपने शौहर के खिलाफ समाने जहेज का दावा करना है कि समाने जहेज वापसी का, तो उसको खुली आजादी दी गई है कि वो बिना किसी सबूत के जितना चाहे क्लेम कर सकती है, और अदालत भी उसको जितना चाहेगा उसको क्लेम भर सकती है। बिलियंस ऑफ रुपीज के फ्रॉड डाउरी क्लेम तो हमारी अदालतों में पेंडिंग है। मैं पूरे पाकिस्तान में केसेस हैंडल भी कर रहा हूँ, बहुत सारे नॉन कस्टोडियन फादर्स के, उनको एम्पावर भी कर रहा हूँ कि वो अपने केसेस खुद लड़ें। तो जब आप इस तरह करेंगे, और तो ये तो पूरा सिस्टम ही फ्यूल अप हो गया, डाइवोर्स को फ्यूल अप कर दिया गया, यहाँ पे अखलाकियात क्या रह गई? ये तो जनाब एक बिजनेस बन गया हमारे माशरे में। और अनफॉर्चुनेटली चले खातून और मर्द की तो चले बात जो भी है, जो मामला होता है वो तो हो गया, लेकिन बच्चे जिस तरीके से सफर करते हैं, बाप को अगर मुलाकात करनी है तो वो अदालतों में रोले जाके दरखास्तें दे, कभी 8 महीने कभी साल बाद जो है उसको अदालत में मुलाकात शुरू होगी, तब तक बच्चे जो है वो इतने ब्रेन वॉश हो चुके होते हैं कि वो अदालतों में बाप को गालियां दे रहे होते हैं या अदालतों में उससे नफरत कर रहे होते हैं। और अगर माँ जो है बच्चे को जब चाहे जो है बाप की गैर मौजूदगी में बाप काम पर गया है वो लेकर चली जाए, अपने मैके जाकर बैठ जाए, तो उससे कोई मुतालबा नहीं है कि उसके ऊपर जो है ना कोई जिम्मेदारी हो कि फौरी कोर्ट में आकर जो है बच्चों की मुलाकात का सिलसिला भी शुरू करे, अब ये खर्चा फौरी स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये इम्बैलेंस यहाँ से क्रिएट हुआ है जब कानूनी निजाम करेगा इसको फ्यूल अप कि भी आओ केस बनाओ और पैसा कमाओ, तो इसी तरह तलाकें होंगी, फिर कोई अखलाकियात नहीं देखेगा। और बहुत कम लोग जो है वो सिर्फ अपनी अखलाकियात के बलबूते पर अपने मामले को सेटल कर लेते हैं, पोस्ट डिवोर्स की अच्छा चला लेते हैं, मगर ज्यादातर फिर यही हो रहा है जो कि हम भुगत रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, आप इस सवाल को लेना चाहती हैं? वो कह रहे हैं कि जी फैमिली लॉ में ना कोई बैलेंस नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर केस जो है वो केस बाय केस बेसिस पे वेरी करता है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल वो जनरलाइज नहीं कर रहे, नहीं, तो बहुत जनरली बात कर रही हूँ कि वो इस सिस्टम की बात कर रही हूँ, भी हैं, वो लड़ भी रहे हैं, वो केसेस लड़े, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ उनके पास डेफिनेटली केसेस होंगे और वो सोसाइटी में एक बहुत अच्छा रोल भी प्ले कर रहे होंगे एज अ सोशल वर्कर, लेकिन जो उनके पास केसेस की नेचर होगी हैं तो फैमिली मैटर्स ना, लेकिन हो सकता है कि कहीं फॉल्ट वाइफ की हो, कहीं हस्बैंड की हो, कहीं क्या मसला हो, कहीं फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो, कहीं जो ज़्यादा मसला आजकल देखा जा रहा है वो फाइनेंशियल है, माशी मसला ज़्यादा है कि इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है, लोग अपनी बेसिक ज़रूरियात को पूरी कर नहीं सकते हैं, बच्चे होते हैं, वाइफ्स होती हैं, और वो मतलब उनकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि, और ये जो कोर्ट को ब्लेम दे रहे हैं, इस तरह नहीं होता कि कोर्ट ब्लाइंड बैठी हुई है, जजेस जो हैं वो ब्लाइंड है, ठीक है। तो वो एक क्वांटम होता है, रेशो होता है, उसमें मेल की इनकम देखी जाती है, उसका स्टेटस देखा जाता है, वो कितनी अर्निंग कर रहा है, फिर उससे एविडेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बाद जाके कोर्ट डिटरमिन करती है कि बच्चों को और वाइफ को कितना खर्चा देना चाहिए, बच्चों की एज क्या है, वाइफ का स्टेटस क्या है। इस तरह से नहीं होता जिस तरह से उन्होंने वो मतलब ही साउंड्स वेरी एंग्री एट द कोर्ट। एंगर तो स्टेम करता है किसी न किसी वजह से, लेकिन देखिए मैं कोई और बात करूं, मैं बहुत जेन्युइन बात करूंगा। मैं शायद उनसे भी एग्री करता हूं और बैरिस्टर साहब से भी एग्री करता हूं। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहां खवातीन को फिरकी की तरह से नचाया गया है
औलाद के लिए, और सिर्फ इसलिए किया गया बिकॉज वो खवातीन है। लेकिन कोर्ट में इट्स ऑपोजिट, सैडली इट्स ऑपोजिट, टू सम एक्सटेंट दे आर राइट। नहीं, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ जी, मैं भी कोर्ट की बात कर रहा हूँ। मैं भी, और मैं आपको ऐसे केसेस देखें, इस वक्त तो हम बात नहीं करें, मैं आपको केसेस दिखा सकता हूँ ऐसे जी। देखें सिंस वी टॉकिंग अबाउट जुडिशरी ना, तो देखें जिस तरह मैंने आपको बोला, बच्चे से जब मुलाकात के लिए फादर को आना पड़ता है कोर्ट के अहाते में, ही हैज टू प्रेजेंट एन श्योरिटी, ठीक है, और फिर मेंटेनेंस लग जाती है कंटिन्यूसली। अगर बच्चे को कोर्ट में भी नहीं मिलवाया जाता ना, तो वो दफ़ा 100 का वारंट कई 100 दफ़ा इन सारे पेरेंट्स ने भेजा हुआ है, बट फिर भी मुलाकातें नहीं होती। तो देयर इज नथिंग जो कि शेयर्ड पेरेंटिंग को सपोर्ट कर रहा हो, बच्चे अदालत में उस अहाते में कैदियों की तरह ना मिलें, कोई लॉ नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है। ये आपको इनिशिएटिव चाहते हैं कि आपने एटलीस्ट मॉर्निंग शो में लेफ्ट राइट इतने सारा टॉपिक छोड़ के आपने इस इशू पे आवाज़ उठाई है, जहाँ पे आपके मुल्क का फ्यूचर तबाह हो रहा है, ठीक है। वो एक अगर, लेकिन आपको नहीं लगता डायलॉग की जरूरत है? हम सर सबको बैठ के डायलॉग की जरूरत है। सर जजेस को भी रिकंसाइल करवाना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, देखिए आई एम ऑन अ मिशन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से देखिए ये एक अच्छा इनकी सोच अच्छी है, लेकिन देखिए लास्ट रिजोर्ट होता है कोर्ट। हाँ, किसी भी आप उसमें चले जाएं, लॉ के, चाहे सिविल लॉ में चले जाएं, क्रिमिनल लॉ में चले जाएं, दिस इज द लास्ट रिजोर्ट। पहले देखिए आपका घर है, बड़े हैं, आपकी प्राइवेट लाइफ है। मैं ये कहती हूँ ये पब्लिक लाइफ नहीं है कि आप जाके कोर्ट की अदालतों में आप एक तमाशा लगाएं या एक ड्रामा क्रिएट करें। आप इसको घर में घर की चार दीवारी में सॉर्ट आउट करें। बहुत सारी ऐसे इश्यूज मैंने डील किया, जिसमें केसेस मैंने खुद किए हैं, ऐसे फैमिली केसेस जिसमें फीमेल एट फॉल्ट होती है। मैं भी फीमेल हूँ, और फिर अगर फीमेल गलती कर भी रही हैं तो उसको समझाने के लिए उसके माँ बाप भी उसको सपोर्ट करें, यू आर राइट एंड यू हैव टू डू दैट। और एक एक्सट्रीम लेवल का केस ऐसा आ गया कि फीमेल डिड नॉट स्टॉप, इवन उसकी कौंसल ने कहा कि ऐसे करो कि आप जज साहब को उठा के ना सिविल फैमिली कोर्ट में खुद उनकी चेयर पे बैठ जाओ, क्योंकि ना तो तुम्हारी कंडीशन ख़त्म हो रही है, ना तुम्हारी शराइत ख़त्म हो रही है, ना कुछ हो रहा है। और इस तरह की भी, और वहाँ पे फादर कहता है मेरी बेटी ठीक है, मेरा दामाद गलत है, और दामाद वॉज राइट एट दैट टाइम। इस केस की बात करें, एक पर्टिकुलर केस की बात करें। आगे चलता हूँ। रीमा, मुझे आप बताइए, इस आपका व्यू पॉइंट क्या है? डिवोर्सेस क्यों होती हैं हमारे माशरे में? मेरे ख्याल से इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। लाइक द जैसे मैंने पहले, कितना रीजन है माशी रीजन? माशी रीजन आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, फाइनेंशियल है। लाइक देयर इज अ फैमिली जो स्टेबल नहीं हो पाती हैं अपने आप को लेकर, लाइक व्हेन लेकिन आपको लगता है पैसे की वजह से दूरियां आती हैं, खिंचाव पैसे की वजह से आते हैं, बिकॉज व्हेन यू जब आप शादी करते हैं तो आप सिर्फ 2 लोग होते हो। मैं नदीम की तरफ जाता हूँ। नदीम, मुझे बताइए पैसा कितना पार्ट प्ले करता है डिवोर्सेस में? दुनिया में सबसे कम तलाकें होती है हंगरी में, जो कि एक अमीर मुल्क नहीं है। दूसरा मुल्क है वियतनाम। अब ये क्यों, अगर बात हम करते हैं तो ये अमीर मुल्कों में ज्यादा तलाकें क्यों होती हैं? हम बातें कर रहे हैं अमेरिका की, वहां तो पैसों का मसला नहीं है, हर कोई कमाता है, मियाँ बीवी के राइट्स भी होते हैं, सर, वहाँ पैसे का ही, नदीम ऑन द कॉन्ट्ररी, वहाँ पैसे का ही मसला है। वहाँ सबसे ज्यादा पैसे का ही मसला है। वहाँ तो एवरीवन लिव्स फॉर देमसेल्व्स, वहाँ तो पैसे का ही तो मसला है। मैं गैलिप सर्वे की आपको मिसाल दूंगा। गैलिप सर्वे कह रहा है सिर्फ 18% दुनिया में जो होती है वो होती है तलाकें पैसों की वजह से। 38%, हमारे यहाँ जो 38% भी कर ले, then even if we अगर हम ओवरऑल 100 से करें तो 38 is very little। मगर अगर दूसरी जानिब देखें, how is 38 little? 70% ज्यादा या 38, मुझे ये सिर्फ बता दे, 70% जो तलाकें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होती है। पहले एक सेकंड नदीम, एक सेकंड। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, जब हम अमेरिका यूके की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी मैरिज रजिस्टर्ड ही नहीं होती, बिकॉज कॉमन लॉ वाइफ्स जो हैं और कॉमन लॉ हस्बैंड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। कॉमन लॉ का मतलब क्या है? लिव इन रिलेशनशिप्स होती हैं, तो वो कभी रजिस्टर्ड ही नहीं होती हैं। और वो रजिस्टर क्यों नहीं होती है उसका मैं आपको बता देता हूं। हम जिस मटीरियलिस्टिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वहां पर एक और आपको इस टर्म का पता है, उसके अंदर एक चीज आती है, इट्स कॉल्ड प्री नप्चुअल एग्रीमेंट। यानी कि आप पहले से डिसाइड करते हैं कि अगर डिवोर्स होगी, मतलब शादी से पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि अगर डिवोर्स होगी तो ये चीज इधर जाएगी, ये चीज इधर जाएगी, ये चीज इधर जाएगी। सर वो तो मटीरियलिस्टिक सोसाइटी वैसे ही है, वो तो वैसे ही है। वहां तो पहले से डिसाइड होता है कि हो सकता है ये चीज ना चले, और अगर ये नहीं चलेगी तो ये प्रीनप साइन आपको करना पड़ता है। हस्बैंड भी साइन करता है, बीवी भी साइन करती है।
अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हम माजी में चलते हैं, हमारे माँ बाप, नानी दादी, उनकी तलाकें क्यों नहीं होती थी? गुर्बत तो वो भी फेस करते थे, बहुत परेशानियां होती थी, महंगाई हर दौर में रहा है। मसला ये होता है कि हमारे यहाँ मर्द और औरत में मैं आ जाती है। मैंने ये कहा इसलिए करो, औरत कहती है मैंने ये कहा, औरत कहती है मेरा राइट, मर्द कहता है मेरा राइट। तो हमारे यहाँ जो है बराबरी तो दी नहीं जाती एक दूसरे को, और फिर उसके बाद शुरू हो जाते हैं जनाब आर्ग्यूमेंट्स। फिर उसके बाद जनाब छोटी देखिए, हम वांट्स और नीड्स की तरफ आते हैं। जो नीड्स है वो तो जाहिर है हर अच्छा नदीम, जब मैं वापस आऊंगा ना आप ही से शुरू करूंगा, लेकिन खानदान कितना करता है? हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, बट वो खानदान जो शादी के अंदर शरीक होता है, डांस कर रहा होता है, मेहंदियां कर रहा होता है, भंगड़े डाल रहा होता है, और पता नहीं ऐसा साबित कर रहा होता है जैसे उनसे ज्यादा खुश कोई इस शादी में है ही नहीं। दूल्हा भी पागल हो रहा था, ये कौन लोग हैं जिनका खाना मैंने करना है? मतलब तो यू नो अंडरस्टैंड, आप सोचें कि कर्जा लेते हैं आप शादी करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका क्या पार्ट होता है? फिर सास का क्या कैरेक्टर होता है, ससुर का क्या कैरेक्टर होता है, नंद का क्या कैरेक्टर होता है, भावज का क्या कैरेक्टर होता है? दो लोग जो आप शादी करते हैं, शादी के बाद उनका अंजाम डिवोर्स कैसे हो सकता है, बात करेंगे। और खानदान कितना इन्वॉल्व होता है, इस ब्रेक के बाद। जज्बाती फैसला ही होता है, ये कर लेते हैं हम लोग, इसी चीज़ ही होता है। कभी जज्बाती होता है और कभी माशरती होता है। जज्बाती इट कुड बी एनीवन, ये इमोशनल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है। माशी सूरत ज़्यादा कौन करती है? जज्बाती भी हो जाता है, मुआशी भी हो जाता है। जो इन्वॉल्व हो जाए, गलत फहमी पैदा हो जाए तो हो जाता है ये मसला। जज्बाती, गुस्से में आके। नहीं, मुआशी ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। माशी सूरत की वजह से, माशी सूरत हाल की वजह से। जज्बाती जो है वो औरत में मर्द की वजह से हो जाता है। ये जज्बाती फैसला होता है, ये दोनों ही सूरतें होती हैं। तलाक होती है जज्बाती, गुस्से में होती है। जज्बाती फैसला होता है। माशरे का भी इफेक्ट होता है इसमें, लेकिन मेरे ख्याल में तो एक नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते हाँ यही जिम्मेदार है और बंदा ही है या बंदी ही है। कोई मैं इसकी अब क्या रीज़न दे सकते हैं? हर घर की कहानी डिफरेंट होती है। ये मुआशी सूरत हाल सबसे ज़्यादा इसमें शामिल होती है। किस घर में मुआशी हालात अच्छे होंगे वहाँ पर तलाक। और जी अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माशी सूरत हाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जज्बाती फैसले जो होते हैं वो भी कभी कभी बड़ी गलत जगह लीड कर जाते हैं। पाकिस्तान में डिवोर्सेस की क्या सूरत हाल है, इस पर हमने एक पैकेज किया था, वो आपको दिखाते हैं। पहले वो देख लें फिर हम बात करते हैं। हाँ जी दिखाइए। मुकदमात की भरमार है। रवां साल के दौरान 1,42,708 केसेस के फैसले किए गए। सिविल अदालतों में 1,63,399 मुकदमात कई सालों से ज़ेरे इल्तवा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पसंद की शादी के बाद लड़कियों में खुला के रुझान में खौफनाक इजाफा हुआ है। रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल खुला और तलाक के 25,499 मुकदमात, बच्चों की हवालगी के 11,367 मुकदमात दायर किए गए। 2022 में फैमिली कोर्ट में 22,545, गार्डियन कोर्ट में 7,887 मुकदमात दायर हुए। 2021 में फैमिली कोर्ट में 24,471, गार्डियन कोर्ट में 8,282 मुकदमात का इंदराज हुआ। लड़कियां तलाक के दावे में शौहरों के वहशियाना तशद्दुद, नशा करने, खर्चा न देने, खुफिया शादी करने और अज़दवाजी हुकूक पूरे न करने के इल्ज़ामात आयद करती हैं। और ये इल्ज़ामात नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ख़वातीन की तरफ से भी होती हैं। जब कम्युनिकेशन नहीं रहती तो डिवोर्सेस होती हैं। अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और एक अखलाकी दायरे में आप बात कर सकते हैं, तो आप ज़रूर हमको कॉल करें, आपकी कॉल्स मैं लूँगा। कितना नदीम आपसे ही शुरू करता हूँ, कितना किरदार होता है उन बड़ों का जो शादी को बचा सकते हैं लेकिन बचा नहीं पाते? अब मैं समझता हूँ 70% बड़े चाहें तो कर सकते हैं शादी के जो मसले मसाइलों के हल। उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ पे क्या इस वक्त जो रिवाज चला है कि अगर लड़की घर आती है तो तमाम घर वाले, बाराती, दोस्त जो है ना, वो सारा कहते हैं कि जी हमारी बेटी बिल्कुल सही है, वो खराब है। और इसी तरह अगर मर्द की बात करें तो मर्द के वो फौरन आ जाते हैं हम तो मर्द हैं, फिर खबरदार तुमने अपनी बीवी के साथ इस तरह से बात की, तुम तो जन मुरीद मत बनना।
तो हम क्या है मिर्चें और मसाले ज्यादा लगाते हैं, बनिस्बत ये कि समझाना कि अगर मर्द का है तो मर्द के रिश्तेदार को चाहिए कि तुम भी माफ करना नहीं सीखो, अच्छा, समझना हम सीखो। थोड़ी सी हम ज्यादती करते हैं ना। हम कहते तो हैं जी 1,63,000 केसेस पेश हो, क्यों हुए? असल तो वजूहत ये है ना क्यों हुए। अभी आप बोलिएगा, एक टेलीफोन कॉल है, पहले हम बोल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, बात कर रहा हूँ नवाब शाह से। कैसे हैं आप सर? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र जी। प्लीज बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ना, मैंने अभी इसलिए माफी में शादी की थी, ठीक है। मैं जहाँ से काउंसलर आता हूँ, शादी की थी मैं तमिलनाडु। तो मैंने जिस फीमेल की शादी की थी उसको मैंने कहा कि ये सारे मेरे मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, सारे घर से खर्चात होते हैं, हर चीज होती है। बीच में क्या आ जाता है, जो माँ बाप होते हैं ना, मेरी पापा की 2 दिन 4 दिन के बाद मुझे कहा कि भाई मैं दे रहा हूँ, मैं जमीन बेचता हूँ, पसंद करता हूँ, आप मुझे ले लें। ये नहीं बेच सकता, उन्होंने कहा मेरी बेटी को डाइवोर्स दे दें, ठीक है। अच्छा, माँ बाप का तो माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, माँ बाप का इन्होंने कहा जी माँ बाप और बड़ों का फॉल्ट होता है। इससे पहले कि मैं डिबेट आप लोगों की तरफ आऊँ, मैं एक बात कहता हूँ, खुदा का वास्ता ये ना कंधों में बंदूक चलाना छोड़ दें। आप लोग अडल्ट होते हैं, आपकी मिनिमम एज जो 18 साल की है जब आपकी शादी होती है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुझे तो ये लव और अरेंज का समझ में नहीं आता। जब लव मैरिज होती है तो कहते हैं जी हम लाए हैं तो माँ बाप पे ब्लेम नहीं कर सकते, और माँ बाप लाते हैं तो माँ बाप पे ब्लेम चला जाता है। ओ भाई, आप दोनों एक साथ होते हो, माँ बाप का कसूर ये होता है कि वो अपना हक समझते हुए आपको गाइड कर देते हैं कि यहाँ शादी कर लो, लेकिन भाई रह तो आप रहे होते हो उस रिलेशनशिप के अंदर। कहाँ से उठा के ये बंदूकें चला देते हैं हम कि इन पे सबसे पहला कसूर आपका होता है। जी सर, फाइनल थॉट्स, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा। जिस तरह वो शरह सूद क्यों बढ़ रही है उसके पीछे एक वजह है। जब हम बड़ों की बात करते हैं सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, जुडिशरी भी बड़ी है, अल्लाह ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इनको। जज एज अ फादर फिगर, किसी भी पॉइंट पे रिकन्सिलिएशन के लिए बात ही नहीं होती है, ठीक है। शरह अगर बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है कि जज बुलाए ना, उसको पूछे। वो जो इल्ज़ामात की बात हो रही है, साहिर भाई रैंडम कोई केस उठा के देखेगा यही लिखा होगा, और वो बंदा फादर्स डे पे एहतजाज कर रहा होगा कि यार मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दो, ठीक है। हर किसी के केस में ये इल्ज़ाम लगे होते हैं। जज साहब बुलाएं कि बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम क्यों मारते हो, या तुम क्यों नशा करते हो, पूछे तो सही। वो हो ही नहीं रहा, तो जल्दी 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 रीमा, जल्दी आप क्या कहती हैं? बिल्कुल टाइम नहीं, आप क्या कहती हैं? मैं तो एक आखिरी ब्रेक है। आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाना बंद करना चाहिए। हम लोग एजुकेटेड हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, तो बेहतर है कि हम चीज़ों को उस तरीके से देखें जैसे मतलब जैसे हम एक रिलेशन शुरू करते हैं, अगर उसी तरीके से अपने रिलेशन को कंटिन्यू करें तो वी कैन हैव अ बेटर लाइफ। मैम, योर थॉट्स? देखिए, ये बार बार जुडिशरी ये बात करें, पहली बात तो है कि ये फैमिली मैटर है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें बड़ों के साथ जो है इस मामलात को दुरुस्त कर ली जाए, और अगर रिकॉन्सिलेशन हो तो फैमिली की हद तक रहे। और ये औरत का खुला का हक उसी तरह है जिस तरह पहले जब लॉ नहीं था मर्द बिला वजह खातून को तलाक दे देता था, उसका कोई कसूर भी नहीं होता था। और ये हमारे जो है क्या कहते हैं, अब अगर दिया गया तो हमें कोर्ट्स को इतना ब्लेम नहीं देना चाहिए और पावर को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। और क्या कहते हैं, इसमें मेरे ख्याल में जो आज आपका टॉपिक है वो यही है कि इसमें जो माशी सूरत हाल है आज के दौर में वो मेन रोल प्ले करती है। एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बताइए क्या कहना चाहती हैं? आज ये टॉपिक तो आपने बहुत अहम रखा है, और जो आपने आवाम के व्यूज लिए उसमें एक चीज की कमी रहेगी, मोबाइल का किसी ने जिक्र नहीं किया उसमें। किसका जिक्र? मोबाइल भी बहुत अहम है के सिलसिले में। और दूसरा मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है तलाक में। इसलिए मेरी अम्मी की माशाल्लाह से 6 बेटी हैं, और 6 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में खुश रह रही हैं। और मेरे दोनों तरफ से, मदर इन लॉ की तरफ से भी और अपने पेरेंट्स के तरफ से भी बड़ा किरदार था इनमें, क्योंकि मेरी बहनों में माशाल्लाह से एक 35 साल हो चुके हैं इसकी शादी को, और सबसे छोटी है 6 नंबर की, उसको 10 साल हो चुके हैं। तो इसमें मैं समझती हूँ माओ का बहुत बड़ा किरदार है। माओ को सुनना तो चाहिए जरूर, लेकिन वो अच्छी गाइडेंस देना चाहिए कि बेटा अगर आज ऐसा हो गया तो आगे एहतियात करें। अम्मी ने मेरी मतलब 6 दमादों को मेरे यहाँ आज एक ही दस्ताखान पे बैठते हैं, क्योंकि माओ का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवाना, थैंक यू सो वेरी मच। आई थिंक आप बात बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। एक ब्रेक की करते हैं कि जी ये जो फेसबुक है, मोबाइल है, इसने कितना हमारे रिश्तों को मुतासर किया है। क्या हम साथ रहते रहते अकेले हो गए? क्या तकाबुल हम में आ गया है? क्या हम अब एक दूसरे को जज करने लगे हैं?
हुआ क्या ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या बना लिया आज आपने? आज सर फिश एंड चिप्स। फिश एंड चिप्स, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली डिश है फिश एंड चिप्स। अब अमेरिका में हो, लंदन में हो, यूके में हो, अलास्का में हो, यही आपको मिलता है। बड़ा कमाल है सर। बनता कैसे है ये? सर इसको मैरिनेशन करते हैं पहले। हाँ जी, हाँ जी। मैरिनेशन करते हैं उसकी कॉर्नफ्लोर की, उसके बाद ब्रेड क्रम्स के लगा के इसको नमक मिर्च और सास बेजायका डाल के उसमें। क्या बात की, हम डिवोर्सेस की बात करें, आपने नमक मिर्च की बात की, वेरी नाइस। और उसके बाद फिर उसको ऑयल में थोड़ा सा ब्राउन करके डिप अच्छा, ये नदीम भाई को इंतहाई गरा गुजरेगी ये बात, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि हम खिला दें ताकि इन तरफ पहुँचे ना। अबे ये लो यार, फिश लो, तुम भी वो एक फिश खाइए आप, और क्या है। जल्दी, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, एक एक टिप बता दें रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए बता दें। ट्राई टू रिस्पेक्ट ईच अदर। हाँ, क्योंकि अगर मर्द है ना तो वो लड़की आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ के आई होती है। यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। ओके। और कभी भी इर्द गिर्द किसी का भी कोई मसला देखें, नॉट ओनली योर पर्सनल, सुलझाने की फौरन सुलझाएं, फौरन दोस्ती करवाएं। रीमा, मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस जद्दोजहद के साथ और जिस आप करेज के साथ अपने रिलेशनशिप को शुरू करते हैं, कोशिश कीजिए कि वही एम्पावरमेंट आप अपने रिलेशन में रखें। और अगर खत्म भी करना है तो उसी करेज के साथ खत्म करें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत अच्छे नोट पर उसको ख़त्म करें। देखिए, मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है ना, वो किसी भी मुआशरे के लिए बहुत एक बुनियादी रोल प्ले करता है। तो हमें ये चाहिए कि हम जो है तसादुम की तरफ ना जाएं और अपने जो हमारी शेयर कॉमन चीज़ें हैं उसकी तरफ जाएं, ताकि रिश्तों को हम निभा सकें। डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं और हमारे अंदर जो है क्या कहते हैं पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो अगर हम पॉजिटिविटी को देखेंगे तो रिश्ते ज़रूर निभा पाएंगे। ज़रूर। नदीम, फाइनल थॉट्स वेरी क्विकली। पहले ज़माने में देखे हम घर नहीं छोड़ते थे, मोहल्ला नहीं छोड़ते थे, चाहे जितना भी अच्छा घर मिल जाए। अब हर चीज़ हमने छोड़ना शुरू कर दिया और फिर वक्त ऐसा आ गया कि अब हम ख्वाहिशात के गुलाम होते जा रहे हैं और अपनी जिंदगी से मैं निकाल दें, दूसरों के बारे में सोचेंगे तभी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कल बताऊंगा, आज तो जाने दीजिए, आज तो टाइम नहीं मिल पाया, इतना वास्ट टॉपिक है। एक टॉपिक और रखेंगे कि सोशल मीडिया ने कितना इन्फ्लुएंस किया है डिवोर्सेस को, इस पर भी रखेंगे, इस पर भी बात करेंगे। दोबारा आप लोग तशरीफ़ लाइएगा। नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको कल बताऊंगा कि दुनिया की सबसे लंबी शादी जो थी वो कितने साल और सबसे छोटी शादी जो थी वो कितने दिन रही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।